नॉवल हंसते हंसते असकलम नईमा नाज सुल्तान। कमरे में नीम अंधेरा नहीं बल्कि मुकम्मल अंधेरा था। लाइट बंद, पर्दे खिंचे हुए बंद दरवाजे को उसने आहिस्ता से खोला और उसी एहतियात से बंद करते हुए अंदर दाखिल हुआ। धीमे सुरों में गज़ल बज रही थी। इंशा जी उठो, अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। उसने स्विच बोर्ड पे हाथ मारा। कमरा रोशनी से जगमगा उठा। दुपट्टा मुंह पे डाले महविश एक झटके से उठ बैठी। क्या है शादी के बच्चे, तुम्हें सुकून नहीं है। वो बिगड़ गई। अपने शौक में ये दखल अंदाजी उसे नागवार गुजरी थी। सुकून कहाँ, मामला ही कुछ ऐसा आन पड़ा है। सारी नींदें, चैन, सुकून सब गारत हो गया। आप तो बस अपना कमरा और कोना संभाल कर बैठ गई हैं। फ़कत 6 हफ्ते रहने वाली मंगनी टूटने का 6 दिन से शौक मना रही हैं। भतीजे की कोई फिक्र ही नहीं। शहनशाह जज्बात बना सादी बेड के दूसरे कोने पे टिक गया। कुशन उसने गोद में दबोचा हुआ था। क्या हुआ। महविश अपने बाल समेट कर कैचर लगाने लगी। मम्मा बड़ी फुप्पो के घर जाने का इरादा कर रही हैं। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। महविश को उसकी परेशानी समझ में नहीं आई। खुश। सादी ने अपनी ज़रा ज़्यादा प्यारी और ज़रा कम अकल अपनी दानिश में फुप्पो को ऐसी नज़रों से घूरा जो सवालिया भी थीं। अपनी प्यारी भाभी प्लस मेरी मम्मा डार्लिंग को आप जानती नहीं हैं क्या। जो तौर तरीके, सलीकामंदी और घर गृहस्थी का हुनर खुद उनमें है, उससे ज़्यादा बहू में देखना चाहती हैं। और बड़ी फुप्पो का हाल आपको और मुझे अच्छी तरह मालूम है। सादी ने एक सरदाह भरी। और वो ठीक ही तो कह रहा था। सफाई सुथराई के हवाले से अगर उनका घर किसी प्राइवेट महंगे अस्पताल का नक्शा पेश करता था तो बड़ी पुप्पो का घर किसी सरकारी अस्पताल से कम ना था। अस्पताल भी वो जो किसी पसमानदा गांव देहात में हो। सादी की मम्मा डार्लिंग के घर और घर गृहस्थी से तवाज़ुन तरीका और सलीका झलकता था, जबकि बड़ी पुप्पो का घर बदनज़मी और पुअरपन का मुरक्कब ख़ास था, जहाँ सलीकामंदी का ऐसा ही फुकदान था जैसे अक्सर मुस्लिम ममालिक में तरक्की, जमहूरियत और इजहार राय की आज़ादी का। तो अब अगर अम्मी जान ने वहाँ जाने और एक आध हफ्ता रहने का फ़ैसला किया है तो सादी के हवासों पे लाजमी ये किसी बम धमाके से कम नहीं था। शुरू से ही अम्मी का अपनी नंद के घर जाना साल में फ़कत एक ही बार होता था, कभी ईद पर तो कभी बकर ईद पर, वो भी एक आध दिन से ज़्यादा नहीं, जो मेहमानदारी और खुशखपियों में यूं ही गुजर जाता था। अम्मी को अपने घर और घर के कामों की फ़िक्र रहती थी, लिहाजा चाहने के बावजूद भी वो नंद के घर ज़्यादा नहीं जा सकी। जबकि सादी, जो बचपन से ही कभी अम्मी और ज़्यादातर अब्बू के साथ हैदराबाद से कराची मुस्तकिल मसरूफ़ व मगन रहा, और बड़े होने के बाद जब परी से उर्फ परी भी सचमुच परी जैसी कोमल और प्यारी निकली, तो सादी का नाफरमान दिल अपनी जगह से निकलकर परी के कदमों में जा गिरा। अगरचे वो भोली भाली और मासूम सी परी सादी के दिल की उस हरकत से अनजान और नावाकिफ़ थी। अपने शहद आंगी लहजे में बेहद सादगी से वो बचपन की तरह अब भी उसे सादी भाई कहकर मुखातिब करती, और उसके कदमों में पड़ा सादी का बेचारा सा दिल जल कर कबाब तो कभी कोफ्ता हो जाता। बराह रास्त इजहार की हिम्मत और जुर्रत तो सादी ने भी कभी नहीं की, बस इशारों के नाइयों में अपने जज्बात के इजहार की कोशिश करता, जिसे अपने अल्लड़पन और मासूमियत में वो नेक बीबी समझी ही नहीं। अब जबकि अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के साथ साथ सादी अपने अब्बू के मेडिकल स्टोर पे उनका हाथ बटा रहा था, बल्कि उनका दस्ते रास्त और दस्ते खास बन चुका था, तो डरते हुए उसने अपनी दरख्वास्त ख्वाहिश वालदैन के हजूर पेश की। अब्बू की तो भांजी थी, उन्हें प्यारी थी, वो सुनकर ही खुश हो गए। और अम्मी जान भी कोई ऐसी वैम्प नहीं थी, अच्छी खासी भली मानस किस्म की खातून थी। बस कभी कभार इस राय का इजहार कर देती थी कि बहू ऐसी हो जो घरदारी के तौर तरीक़ों से वाकिफ़ हो, तरीका सलीका हो। तो ये कोई अनहोनी बात तो थी नहीं। हर माँ, खसूसन जवान बेटों की माँ, ऐसे बेज़रर और मासूमाना ख्वाब देखती ही है। बेटे की फरमाइश के जवाब में अम्मी ने फ़ौरन हाँ की, ना ही ना कि बल्कि अपनी रजामंदी को 1 हफ्ता 10 दिन के विज़िट से मशरूत कर दिया, जो वो नंद के घर का करने जा रही थी। इस फैसले से सादी की जान निकल रही थी, और अपनी निकलती जान समेत छोटी फुप्पो की खिदमत में हाजिर होकर अब उनकी मिन्नतें कर रहा था। मैं क्या कर सकती हूँ सादी। वो बेचारी खुद अपनी मंगनी टूटने के गम में निढाल थी, ज़िच हो गई। भतीजे की आवाजारी से उसका नाजुक सा दिल पिघल रहा था। अम्मी के कराची जाने से पहले आप वहाँ चली जाएं। मैं क्या करूँगी जाकर। आप तो मम्मा का मिजाज और तौर तरीके जानती हैं। उस भली बीबी को कुछ सिखा दीजिएगा, कुछ लेपा पोती कर दें उनके घर की, ताकि मम्मा मुतमईन होकर वापस आएँ। सादी ने तजवीज़ पेश की। सादी, बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो तुम। वो सब कुछ जो बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है, वो 2-4 दिन में कैसे सिखा सकती हूँ मैं। आपा तो बच्चों में घिर कर अपनी सुध-बुध ही खो बैठी हैं, और परी तो खुद अभी छोटी है, वो क्या सीखेगी। सीखेगी, क्यों नहीं सीखेगी, सीखना पड़ेगा। कुछ तो करे ना फुप्पो। जज्बाती होते होते सादी फिर तरलों मिन्नतों पे उतर आया। जो दूसरों का भला करता है, अल्लाह उनका भला करता है।
पुप्पो को खामोश देखकर सादी चुप नहीं रह सका। चलो फिर तैयारी कर लो, छोड़ाओ मुझे। पुप्पो ने एक सर्द आह भरी, चलो किसी का तो भला हो। महविश ने भाई भाभी के सामने बड़ी आपा के घर जाने का जिक्र किया तो बगैर किसी एतराज़ के बखुशी इजाज़त मिल गई। वो दोनों तो वैसे भी चाह रहे थे कि महविश वहाँ चली जाए ताकि दिल बहल जाए और ध्यान और तवज्जो बढ़ जाए और उस ताज़ा तरीन सानहे के दुख का कुछ मदावा हो सके। महविश को ट्रेन का सफ़र पसंद था, लिहाजा उसकी फरमाइश पे सादी ट्रेन के टिकट ले आया। अगरचे हैदराबाद से कराची कैंट स्टेशन तक का सफ़र बहुत तवील तो नहीं, मगर रेल के अमूमी सफ़र की मानंद दिलचस्प और खुशगवार ज़रूर था। भान भान के लोग और नित नए मनाजिर के साथ साथ कई बार के देखे भाले मकामात और मनाजिर हर बार की तरह सफ़र पुरलुत्फ बना रहे थे। बर्गर, जूस, चिप्स, चना चाट, निमको, बिस्किट, सादी ने खाने पीने की चीज़ों का ढेर लगा दिया। इतना कुछ ले आए, कौन खाएगा? महविश ने भतीजे को घूरा। जहाँ जा रहे हैं वहाँ एक लड़की है, इन सब चीज़ों की शौकीन, आप ना खाएं तो उसे दे दीजिएगा। सादी ने मज़े से बोलते हुए आंखें पिटपिटाईं और अपनी कैप सर से खिसकाकर चेहरे पे करके सीट पे नीम दराज हो गया। आपा के घर में दाखिल होते ही सहन का मंजर कोई नया नहीं था। दोनों पलंग बेतरतीबी से रखे बल्कि पड़े हुए थे। दो की जगह 3 मोटरसाइकिलें अलग अलग खड़ी थीं। क्यारियों में सूखे पत्तों के साथ साथ चिप्स और टॉफ़ियों के रैपर पड़े हुए थे। यही रैपर सहन के फर्श पर भी थे और कागज़ और गत्ते के टुकड़े भी। कुछ काट कबार भी एक कोने में जमा था। बिखरी हुई चीज़ों से बचते बचाते जैसे ही अंदर पहुँचे, दहलीज पे पड़े स्टील के एक ग्लास ने बाआवाज़ बुलंद उनका इस्तकबाल किया। यानी अनजाने में महविश का पैर लगने से लुढ़का और ठन 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 बजता हुआ दूर तक चला गया और उसी के साथ ही परी चेहरा परी अंदर से नमूदार हुई। हाय अल्लाह, खाला आप, फरते मुसर्रत से बोलते हुए वो महविश के गले लग गई। आप कैसे हैं सादी भाई? खाला से खैर खैरियत पूछकर और बताए बगैर अचानक आने का शिकवा करके उसे ख्याल आया कि खाला के साथ एक वजूद और भी खड़ा है। तुम्हारे 4 भाई काफ़ी नहीं है जो दूसरों को भी भाई बनाती रहती हो? सादी ने कड़े लहजे में बोलते हुए वैसी ही निगाहों से उसे देखा। दूसरे कौन, आप तो हमारे अपने हैं, सादगी से कहते हुए वो अंदर की जाने बढ़ी और सादी का दिल उछल उछल कर कलाबाजियाँ खाने लगा। और इससे पहले कि दिल के साथ साथ उसका कार खैर में खुद भी शरीक हो जाता, बड़ी पुप्पो आवाज़ें सुनकर कमरे से निकल आईं। मलगजा सा जोड़ा पहने, सर पे मेहंदी थोपी हुई मगर सूख चुकी थी। तभी बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उन्होंने बहन और भांजे को गले लगाकर चटाचट पेशानियाँ चूमी। मैके में बाकी सबकी खैर खैरियत दरियाफ्त की। आने से पहले एक फ़ोन कर देते, बिरयानी पका लेती। अभी तो करेले कीमा पक रहा है। कोई बात नहीं, जो पक रहा है वही खा लेंगे, महविश ने लापरवाही से जवाब दिया। बिरयानी शाम में खा लेंगे, सादी ने रुकमा दिया। आय हाय, मगर करेले तो सादी खाता ही नहीं। बड़ी पुप्पो को तशवीश हुई। वो यहाँ के इतने चक्कर लगाता था कि उसकी पसंद नापसंद से वो खूब वाकिफ़ हो गई थी। बेकार के नखरे, करेले तो इतने फ़ायदेमंद होते हैं, खून साफ़ करते हैं। महविश ने भतीजे को देखते हुए करेले के फ़ायदे गिनवाए। ऐसा कर परी, कीमा भूनते वक्त कुछ कीमा अलग निकाल लेना। मंसूर भी कहाँ खाते हैं करेले? मोयन उन्हें याद आया। कहाँ है मंसूर चाचू? महविश की निस्बत सादी पुप्पो के ससुरालियों से वाकिफ़ भी था और बड़ी हद तक बेतकल्लुफ़ भी। नौकरी के सिलसिले में ही कहीं गया हुआ है। चल परी, इन लोगों को कुछ ठंडा बना के दे, मैं ज़रा नहा कर आती हूँ। आपा बेटी को हिदायत देती हुई गड़ाप से कमरे में घुस गई। पुप्पो, कोल्ड ड्रिंक पियेंगी या शरबत? कुछ भी पिला दो। महविश ने फुर्सत से पैर फैलाए। कोल्ड ड्रिंक तो ख़त्म हो गई, मंगवाना पड़ेगी। सादी भाई, आप ले आएंगे? परी ने सवालिया नज़रें सादी की तरफ की, जो उसके मुंह से भाई की तकरार सुनकर हलक तक कड़वा हो गया। जी नहीं, हम शरबत पी लेंगे, शरबत बना लो। ना चाहते हुए भी उसका लहजा रूखा हो गया। परी ने हैरत से उसे देखा, जो ज़्यादातर खुशगवार मूड में ही रहता था। कभी कभी ना जाने क्या हो जाता था उसे। कंधे उचकाकर वो किचन में चली आई। दिन तो यूं ही गुजर गया। खुशगपियों में आपा और परी के साथ किचन में मसरूफ़। रात में बिरयानी और चिकन कढ़ाई बनी थी। परी ने फ्रूट राइफल भी बना लिया था। बड़ा सदस्तर खान बिछा था। घर के सारे अफराद रात के खाने पे मौजूद थे। अब्बू, चाचू, परी के 4 भाई, ये 2 मेहमान। खाने के बाद चाय का दौर चला। उफ़, इतनी गर्मी में चाय कौन बेवकूफ़ पीता है? महविश को तो चाय का नाम सुनकर ही पसीने आने लगे। आहिस्ता बोलें पुप्पो। परी घबरा सी गई। चाचू अपना कप लेने यहीं आ रहे थे। चाचू ने ट्रे से एक कप उठाया और किसी को भी बतौर ख़ास मुखातिब किए बगैर सादा से लहजे में गोया हुए। कराची की आधी से ज़्यादा आबादी इस मामले में भी बेवकूफ़ है, बोलकर और अपना कप उठाकर वो चलते बने। उफ़, शर्मिंदगी के मारे महविश का बुरा हाल था। सही कहते हैं, बुज़ुर्ग ज़ुबान को काबू में रखना चाहिए।
ज़रूरी नहीं कि जो कुछ ख्याल आए उसे झट से बाहर निकाल दो। अरे आप इतनी शर्मिंदा क्यों हो रही हैं? चाचू ने तंज नहीं किया, वो बस इसी तरह बोलते हैं, मगर नाराज़ नहीं होते, ना ही गुस्सा करते हैं। परी अपनी खाला के तासुफ और शर्मिंदगी को मिटाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। रात गए जब सारे कामों से फुर्सत पाकर और फारिग होकर आपा महविश के पास आई, वो परी के साथ उसके कमरे में थी जहाँ उसके रहने और सोने का बंदोबस्त किया गया था। अरे महविश, तुम्हारी मंगनी क्यों ख़त्म कर दी इफ्तिखार भाई ने? मुझे तो बताया ही नहीं और कुछ पता भी नहीं चला। आपा लालची लोग थे। वो खातून सास जब भी आती जहेज़ की बातें करती रहती थी कि लोग अपनी बेटियों को ये देते हैं वो देते हैं, फिर अपनी बेटी को दिए गए सामान की तफसीलात बताती रहती। लोग तो करते ही हैं ऐसी बातें, हम कौन सा खाली हाथ रुखसत करते तुम्हें, सभी कुछ देते। तुम्हारी शादी के लिए तो अल्लाह बख्शे अब्बा मियाँ कई लाख रुपए बैंक में जमा करके गए थे। उन्हें मंगनी टूटने की ये वजह कुछ खास नहीं लगी। वो दरअसल पहले तो इशारों के नाइयों में बातें करती थी, फिर एक दिन खुलकर कह दिया कि सामान तो जो कुछ देंगे अपनी बेटी को देंगे, दामाद को सलामी में गाड़ी ज़रूर दें, क्योंकि उसके बड़े भाई को ससुराल से गाड़ी मिली है, तो अगर छोटे को ना मिली तो उसका दिल छोटा होगा या टूट जाएगा। महविश ने मुख्तसर अल्फाज में पूरी कहानी सुनाई। आय हाय, ये तो फिर लालची ही हुए। आपा ने अपना तकिया कलाम दोहराते हुए बहन से इत्तेफाक किया। अब कहीं और बात चली। उन्हें फ़ौरन महविश के मुस्तकबिल की फ़िक्र हुई। जहाँ नसीब होगा हो जाएगा। महविश ने सांस से बोलते हुए मौजू बदला। घर में कलर कब करवाया? अच्छा लग रहा है। किचन भी नया हो गया बिल्कुल। 1-2 महीने तो हुए हैं, अभी तक सामान भी नहीं मंगवाया पूरी तरह से। अब आहिस्ता आहिस्ता से होगी सेटिंग। मैं करवा दूंगी। महविश ने पेशकश की। उसे अच्छी तरह मालूम था कि आपा ये सेटिंग करने में 4-6 माह तो निकाल ही देंगी। अम्मी, मुझे भी बातें करने दें खाला से, इतने अरसे में आई हैं। परी ने तंग आकर दुहाई दी। आय हाय, मैंने क्या मुंह बंद किया हुआ है तुम्हारा? कर लो अपनी खाला से बातें, मुझे तो वैसे भी नींद आ रही है। बोलते बोलते उन्होंने जमाई ली और शब्बा खैर कहकर चली गईं। किचन से गर्मा गर्म इश्तिहा अंगेज़ खुशबुएँ उठ उठकर पेट के दौड़ते चूहों को और भी तेज़ दौड़ा रही थीं। पराठे और अंडे तलने की खुशबू, कबाब की चटपटी महक और चाय की सूंधी सूंधी सुनहरी खुशबू फ़िज़ा में फैल फैल कर उन सोने वालों को भी जगा रही थी जो घोड़े बेचकर और मुर्दों से शर्तें लगाकर सोए थे। सादी तो खैर पहले से ही उठा हुआ था। नहा धोकर जीन शर्ट में मलबूस, परफ्यूम खुद पे स्प्रे करके मोबाइल हाथ में लेकर सोफे पे बैठा था। सादी भाई, अम्मी बुला रही हैं, नाश्ता कर लें। मोहनी सी परी ने आते ही जल्दी जल्दी उसे बुलावा दिया और यकदम ठटक गई। कितनी प्यारी खुशबू है। उसने चेहरा ऊपर करके गहरी सांस ली, जैसे खुशबू को अपने अंदर उतार रही हो। कहीं जा रहे हैं? निक्सिक से तैयार सादी को उसने बगौर देखा। हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। भाई भाई की गर्दान से सादी बुरी तरह चढ़ गया। गर्लफ्रेंड आपकी? मासूम सी आंखों में हैरत के साए सिमटाए। क्यों, क्या कोई लड़की मेरी दोस्त नहीं हो सकती? क्या मैं अंधा हूँ, लूला लंगड़ा हूँ, काना भींगा हूँ या बदमाश हूँ, लुच्चा लफंगा हूँ? सादी का मूड जाने क्यों ख़राब हो रहा था। सन 2020 की परी 1820 की परवीन बनी हुई थी। वो भी सीधी सादी, मासूम, बेखबर, सादी की बोलती आंखों से और दुहाइयाँ देते दिल से अनजान। हाँ, हो सकती है, मगर यहाँ कौन दोस्त बन गई है आपकी? परी की अपनी जितनी भी अकल थी उसके घोड़े दौड़ा रही थी और दौड़ते दौड़ते वो घोड़े एकदम रुके और परी पुरजोश होकर इतनी बुलंद आवाज़ में गोया हुई जिसे यकीनन चीख का नाम दिया जा सकता था। मैं समझ गई। उसकी चमकती आंखें सादी के चेहरे पे मरकूज थीं। आहिस्ता बोलो, चीख क्यों रही हो? सादी ने घबरा कर इधर उधर देखा। आपने लाइबा से फ्रेंडशिप की है ना? उसके इंकिशाफ पे सादी का मुंह खुला का खुला रह गया। ये कौन ज़ात शरीफ है? मेरी सहेली, वो जो हमारे पड़ोस में रहती है, रोज़ाना तो हमारे घर आती है, आपने देखा है ना उसे? ओह, वो, मैं उससे क्यों दोस्ती करूँगा? सादी का मूड भी ख़राब होने लगा। उसने कई बार परी की उस सहेली प्लस पड़ोसन को देखा था जिसकी शक्ल रीमा जैसी और अदाएँ और नखरे मीरा जैसे थे और जिसकी ज़ुबान और आंखें दोनों साथ साथ चलते थे। जब वो बोलती तो सामने वाले के पास सिवाय सुनने के और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता था, क्योंकि वो बोलती तो बस बोलती ही थी, ना रुकती ना सांस लेती। वो आपकी तारीफ़ें कर रही थी, कह रही थी तुम्हारे साथी भाई बड़े हैंडसम और कूल हैं। अच्छा, और क्या कह रही थी? सादी ने अपने नाम के साथ लगा भाई अपने दांतों तले चबाया। और कह रही थी कि तुम्हारे कज़न इतने जल्दी जल्दी यहाँ आते हैं जैसे हैदराबाद की बजाय बराबर वाली गली में रहते हों। लो जी, बाग का पत्ता पत्ता बूटा बूटा सूरत हाल भाम गया। बस एक गुल ही है जो अपनी मासूम आंखें पिटपिटा कर देखता तो है मगर समझता कुछ नहीं। फिर तुमने क्या कहा? पता नहीं क्या कहा, भूल गई। परी ने फिर वही अपनी खूबसूरत आंखें पिटपिटाईं। पता नहीं तुम इतनी बेवकूफ़ क्यों हो परी? बेचारी सादी को खुद पर तरस आने लगा। जी नहीं, मैं क्यों होती बेवकूफ़?
इंटर किया है मैंने, आगे भी पढ़ रही हूँ, मेहंदी लगाने का कोर्स किया है, इतनी प्यारी मेहंदी लगाती हूँ, घर के काम करवाती हूँ अम्मी के साथ, और अब सिलाई भी सीख रही हूँ। परी को अपनी ये तारीफ कुछ भाई नहीं, जल्दी जल्दी वो सब गिनवाया जो उसकी दानिश में बेवकूफ़ लोग हरगिज़ नहीं करते या नहीं कर सकते। बेवकूफ़ हो तभी तो ये सब करती हो, ज़रा अकल होती तो मेरी फीलिंग समझती, मेरे दिल का हाल जानती, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें क्या नज़र आता है। सादी यकायक जज्बाती हो गया। अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आज वो अपने दिल का हाल बयान करके ही रहेगा, अपनी बेपनाह और शदीद मोहब्बत का इजहार उस लड़की से करके ही रहेगा। जी। परी की मासूम आंखें हैरत से फैल गईं, चेहरे के तासुरात वैसे ही हो गए जो अभी सादी ने उसे खिताब दिया था, यानी ज़रा बेवकूफ़ाना सी। परी, मैं तुमसे बहुत बहुत और बहुत। सादी ने थूक निकली कि अपने सारी हिम्मत मुश्तमा की। मैं तुमसे। आय हाय, सादी को बुलाने आई थी, यहीं चिपक गई। चल जल्दी से जाकर दस्तरखान लगा, वो बेचारी महविश अकेली लगी हुई है। पुप्पो ने यकीनन बिल्कुल गलत वक्त पे एंट्री दी थी। इस वक्त सादी को अपनी प्यारी अजीज अजजान पुप्पो किसी दीमक से कम नहीं लगी। चलो सादी, तुम भी नाश्ता करो जाकर। वो बोलते बोलते रुकी। कहीं जा रहे हो क्या? उसकी तैयारी और परफ्यूम की खुशबू उसकी आंखों और नाक तक पहुंच गई थी। अम्मी, सादी भाई ना अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाएंगे। जाती हुई परी ने पलटकर भांडा फोड़ा था। खुदा ऐसा कम अकल महबूब किसी को ना दे। पुप्पो की एक जोरदार हाय और खुद पे जमी सवालिया प्लस बेयकीन निगाहें सादी को मजबूर कर रही थीं कि वो फटाफट भागकर दस्तरखान पे पहुंच जाए, और उसने फ़ौरन यही किया। नाश्ते से सब बारी बारी फैज़याब हुए। छुट्टी का दिन था, अब्बू को नौकरी पे नहीं जाना था, 2 लड़कों को कंपनी से और बाकी 2 को कॉलेज से निजात मिली हुई थी, लिहाजा सबके सब बेशतर अजीम पाकिस्तानियों की तरह आधे दिन तक बिस्तर पे पड़े इनते रहे। पुप्पो आदत के मुताबिक सुबह उठकर किचन में घुस गई। मंसूर को नाश्ता करके अपने किसी काम से कहीं जाना था। महविश अपनी सहर खेजी की आदत की वजह से जल्दी उठ गई थी और किचन में अपनी आपा के साथ बातें कर रही थी। मंसूर नाश्ता करके चले गए। दोनों बहनों ने सादी और परी के साथ नाश्ता किया। सनी अलबत्ता आज जल्दी उठ गया था, आज उसकी टीम का मैच था। नाश्ता करके वो साहिब भी चल दिए। परी सफाई में लग गई। पुप्पो कुछ देर आराम की कर से कमरे में बैठ गई। अभी उनके शौहर नामदार और बाकी तीनों बेटों को उठना बाकी था। सादी खज्जल खवार सा कुछ देर मोबाइल में लगा रहा, कुछ देर सफाई सुथराई करती और बिखरी चीज़ें समेटती परी को घूरता रहा, जिसकी वजह से आज पुप्पो की नज़रों में उसकी इज्जत 2 कौड़ी की हो गई होगी। उसके ख्याल में, बात सुनो। सादी से बिलाखिर सब्र नहीं हुआ, वो परी के सर पर जा पहुंचा। जी सादी भाई। उफ, उसका सचमुच दिल चाह रहा था कि अपने सर के बाल नोच ले। तुम्हारे 4 अदद भाई काफ़ी नहीं है जो मुझे भी भाई भाई करती रहती हो। मैं हरगिज़ तुम्हारा भाई नहीं हूँ। दांत किचकिचा के वो धीमी आवाज़ में बोला। तो फिर? परी की जादूगर आंखें सादी पे मरकूज़ थीं, जिनमें मासूमियत भरी लालमी थी। मैं तुम्हें। अरे भाई, कहाँ है तुम्हारी अम्मी? नाश्ता वाश्ता मिलेगा? अपनी नींद भरी आंखें मसलते हुए अब्बू जान वारिद हुए और आते ही सोफे पे ढेर हो गए। सादी ने उनकी बड़ी बड़ी सुल्तान राही टाइप मूँछों को देखा, वैसी ही तोंद। सारे विलन मेरी ही किस्मत में रह गए। सादी ने एक सर्द आह भरी। परी अम्मी को बुलाने चली गई। अब्बू जान अपनी बड़ी बड़ी मूँछों और वैसी ही बड़ी बड़ी सुर्ख आँखों समेत सादी की तरफ मतवज्जा हुए। बरखुरदार, नाश्ता वाश्ता कर लिया तुमने? जी कर लिया। वो मरे मरे लहजे में गोया हुआ। अपने बचपन से ही वो उनसे डरता था। अब भी उनके सामने सादी की जान निकलने लगती थी। हालांकि वो सिर्फ देखने में बारोब और सुनने में घन घरज वाली आवाज़ के मालिक थे, बहुत शफीक और मेहरबान थे। फिर भी सादी अब तक उनसे खाइफ रहता था। शायद बचपन के असरात और तासुरात अभी तक बाकी थे। पेट भर के खाया ना, या बस ऐसे ही टूंग लिया? अब्बू जान ने जमाई ली और मुंह पे हाथ रखा। जी, पेट भर के खाया है। और तुम्हारे पापा का बिजनेस कैसा चल रहा है? सुना है तुम भी उनके साथ काम कर रहे हो। जी, मैं भी उनके साथ काम कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। सादी के चेहरे पे खुद एतमादी और फ़ख्र की चमक आ गई। शाबाश। उन्होंने सामने से आती सोजा मोहतरमा को देखा। अरे भाई, कहाँ हो? कब से जागे हुए हैं? नाश्ते का कुछ अता पता ही नहीं। कब से जागे हुए हैं राजा साहब? अभी अभी तो आए हैं, उठकर मुंह तक नहीं धोया। जाएं, हाथ मुंह धोएं, मैं नाश्ता बना रही हूँ। अम्मी बोलती हुई किचन की जानिब बढ़ी। सादी खामोशी से खिसक गया। कल उसे वापस जाना था, फ़कत 24 घंटे थे उसके पास। मोहब्बत तो ना जाने कैसे खुद ब खुद हो जाती है, बहुत आराम से, आसानी से और खामोशी से। मगर ये कमबख्त इजहार मोहब्बत हड्डी बनकर हलक में अटक जाता है। कैस के लिए सहरा की खाक छानना और फरहाद के लिए दूध की नहर निकालना इतना मुश्किल ना रहा होगा जितना कि सादी के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करना। अपने ख्यालात बल्कि अफकार में गलताओं पेचा वो महविश के पास पहुंचा। तुम क्यों मुँह लटकाए फिर रहे हो?
महविश ने उसकी शक्ल पे 12 बजते देखे तो पूछे बगैर ना रह सकी। ये आपकी भांजी तो ना जाने किस दुनिया में रहती है, बिल्कुल ही डफ्फर है, एकदम बेवकूफ़। इंतहाई ठंडा और मुतहम्मिल मिजाज शादी का मिजाज अब बरहम होने लगा। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, परी की यही सिफ़ात तुम्हारे नज़दीक सादगी, भोलपन और मासूमियत कहलाती थी। आज वो बेवकूफ़ और डफ़र हो गई, भला क्यों? आप नहीं समझेंगी मैं किस आग में जल रहा हूँ। सादी ने दर्दनाक अंदाज में डायलॉग मारा। हाँ, यहाँ तो हर कोई अपनी अपनी अनदेखी आग में जल रहा है। महविश ने आह भरी टूटी हुई मंगनी का गम एक बार फिर ताज़ा होने लगा। आय हाय, क्या हुआ, कहाँ आग लग गई? अंदर आती हुई आपा की समातों ने आग लगने की बातें सुनी तो फ़ौरन फिक्रमंद होकर सवाल किया। कहीं नहीं आपा, पुरानी खबर याद आ गई थी। अच्छा, वो अपना भारी भरकम वजूद संभालती बेड पे टिक गई। भाईजान को नाश्ता दे दिया? उनके इतनी जल्दी वापस आने पे महविश को हैरत हुई। हलवा पूरी का मूड हो रहा है राजा साहिब का, अब कोई बच्चा उठेगा तो ला देगा, वरना खुद ले आएंगे। आपा ने रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया। उनके फेवरेट ड्रामे की किस्त रिपीट टेलीकास्ट हो रही थी। आवाज़ सुनकर परी भी आ गई। अम्मी, आपने कहा था कि आज मशीन लगाएंगी, उसने अम्मी को याद दिलाया। आय हाय, मैं तो भूल ही गई, मशीन लगानी थी, कपड़ों का ढेर जमा हो गया है। आपा ने अपने हाथ पे हाथ मारकर तासुफ का इजहार किया। अच्छा, ये ड्रामा देख लूँ फिर लगाती हूँ। वो फिर से टीवी की तरफ मतवज्जा हो गई। हाय, अर्तुगरुल गाजी आ रहा है। परी की आंखों में इश्तियाक की चमक आई। वो भी माँ के साथ ही बैठ गई। आपा, रात को तो देखा था ड्रामा, अब जो काम करना है वो कर लें, मैं भी हेल्प करवा दूंगी, लगा ले मशीन। महविश ने अपनी ज़रा लापरवाह और थोड़ी बेफिक्री से आपा जान को ज़रा ज़्यादा खौफ से देखने की कोशिश की, मगर मुरव्वत आड़े आ गई और खौफ की जगह बेबसी ने ले ली। अरे तुम भी देखो ना महविश, इतना अच्छा, इतना ज़बरदस्त ड्रामा है। आपा ने स्क्रीन से नज़रें हटाए बगैर, पल के भी झपकाए बगैर बहन को भी पेशकश की। आपा, कितना ही ज़बरदस्त ड्रामा क्यों ना हो, मैं एक ही बार देखती हूँ। महविश उठ खड़ी हुई। चलो परी, हम दोनों मशीन लगा लेते हैं। अरे नहीं, तुम क्यों करोगी काम, ये तुम्हारा काम नहीं है। एक तो इतने अरसे बाद आई हो और आते ही कामों में लगकर खुद को थका रही हो। आपा जान ने बिलाखिर स्क्रीन से नजरें हटा ली, वैसे भी कमर्शियल्स आ रही थी। जाओ परी, तुम कपड़े इकट्ठे करो, मैं भी आ रही हूँ, और खाला से ना करवाना काम। उन्होंने बेटी को हिदायत देकर फिर रुख मुबारक स्क्रीन की तरफ किया। कपड़े कहाँ से इकट्ठे करने हैं? महविश की समझ में नहीं आ रहा था। कमरे से बाहर निकलते हुए उसने परी से इस्तफसार किया। कमरों से, बाथरूम से और स्टोर से। परी ने चलते चलते सवाल का जवाब दिया। अब वो बारी बारी मुख्तलिफ कमरों में जा रही थी। बाथरूम्स और स्टोर में सब जगह से मैले कपड़ों का ढेर लाकर उसने सहन में ढेर कर दिया। मैले कपड़े रखने की कोई प्रॉपर जगह नहीं है। अम्मी ने तो सबसे कहा हुआ है कि कपड़े उतार कर मशीन में डाल दिया करें, कोई सुनता ही नहीं। लड़के कहाँ अमल करते हैं इन सब बातों पे। वो अपनी अम्मी का फरमान महविश के आगे दोहरा रही थी। क्यों नहीं करते अमल, शादी की तो मजाल नहीं, इस तरह अपने मैले कपड़े कहीं भी डाल दे। लड़कों को भी तमीज़ तहजीब सिखाई जाती है, सिखाई जानी चाहिए। बोलते बोलते महविश की आवाज़ ऊंची और लहजा तेज़ हो गया। परी बेटा, मेरे भी कुछ कपड़े होंगे, कमरे में ले आना। मंसूर चाचू ने ना जाने कब कहाँ से टपक पड़े थे। महविश को तो खबर ही ना हुई, बस अपनी आवाज़, अंदाज और लिहाज पे वो खफीफ सी हो गई। ले लिए थे चाचू। परी वॉशिंग मशीन में पानी भर रही थी। जब तक पानी भर रहा है तुम कपड़े अलग अलग करो। चाचू के अंदर जाने के बाद महविश ने परी को मुखातिब किया। क्या मतलब? परी ने ठटक कर उसे देखा। अरे भाई, सारे सफ़ेद कपड़े अलग कर दो, हल्के रंगों के अलहदा और गहरे रंगों के अलग। महविश ने साबुन और सर्फ पानी में डाला। जी अच्छा। परी ने फर्माबरदारी से उसकी हिदायत पे अमल किया। इतने में आपा आ गई। आय हाय महविश, तुम किस पखेड़े में पड़ रही हो, जाओ अंदर। परी, ये सब कपड़े समेटो, ज़रा बच्चों के नाश्ते पानी से फारिग हो जाऊँ, फिर मैं धो लूँगी। आपा ने आते ही नादिर और शादिर ही फरमान जारी किया। फुर्सत तो आपको रात तक भी नहीं मिलनी। सबके नाश्तों से फारिग होगी तो दोपहर का खाना पकाने में लग जाएंगी। सब पकाने खाने में ही शाम हो जाएगी, किस वक्त लगाएंगी? महविश के सवाल पे वो बिल्कुल भी मुतरद्दिद ना हुई। बाद में देखा जाएगा। उनका इत्मीनान और बेफिक्री काबिल दीद थी। अम्मी, थोड़े से तो कपड़े हैं, अभी धुल जाएंगे। अब मशीन में पानी भर ही लिया है, सर्फ साबुन भी डाल दिया है। परी ने मुदाखलत की। आय हाय, मेरी बहन मेहमान है, यहाँ आते ही काम में लग गई। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं इस घर को अपना ही घर समझती हूँ आपा, मेहमान थोड़ी हूँ। आप बेकार की बातें ना सोचें, महविश ने खुश खलकी से कहा। करीब आते मंसूर चाचू ने चौंक कर उसे देखा और अगले ही लम्हे सर झटक कर परी की तरफ मतवज्जा हुआ। परी बेटा, मेरी एक शर्ट रह गई थी, ये भी ले लो। उन्होंने अपनी चेक की शर्ट परी की तरफ बढ़ाई। अरे तुम आ गए, क्या बना तुम्हारे काम का? अम्मी अपने देवर की तरफ मतवज्जा हुई। बस भाभी, बन ही जाएगा कुछ ना कुछ, उम्मीद तो है। भाईजान उठ गए? वो अंदर की तरफ बढ़े। हाँ, उठ गए हैं, हलवा पूरी के इंतज़ार में बैठे हैं। अम्मी उनके पीछे पीछे चली।
मैं ला देता हूँ। चलते चलते उनके कदम रुके। अभी मैं सनी को उठाती हूँ, वो ले आएगा। तुम कहाँ बेकार गर्मी में परेशान होते फिरोगे। ये मंसूर चाचू कितना बदल गए हैं। पहले तो इतने संजीदा और कमगो नहीं थे, बहुत हंसी मजाक करते थे। मशीन में कपड़े डालते हुए महविश ने यूं ही तबसरा किया। हाँ बस जब से चाचू की मंगनी टूटी है ना, तब से ऐसे ही चुप चुप से हो गए हैं। अब तो हम लोगों से भी हंसी मजाक बहुत कम कर दिया है, वरना पहले तो इतना बोलते थे, इतना हंसाते थे, क्या बताऊँ। परी शुरू हो गई। मंगनी ख़त्म हो गई? महविश ने ताज्जुब से दोहराया। आपा तो बता रही थीं कि शायद 4-6 माह बाद शादी थी इनकी। हाँ ना, शादी की तैयारियां तो कर रहे थे हम लोग। मैंने तो अपने सारे ड्रेसेस भी सिलेक्ट कर लिए थे। बस अचानक ही एक दिन चाचू ने कहा कि वो मंगनी ख़त्म कर रहे हैं, बस फिर। मगर क्यों ख़त्म कर दिया रिश्ता? मशीन में कपड़े अभी घूम रहे थे। दोनों अमरूद के दरख्त तले पलंग पर आराम से बैठी थी। वो दरअसल, परी ने बोलना शुरू ही किया था कि मंसूर चाचू बाहर आते दिखाई दिए। परी, भाभी बुला रही हैं तुम्हें। परी को आपा का पैगाम देते हुए वो गेट की जाने पड़े। गेट बंद कर लो, मैं जा रहा हूँ। खाला प्लीज़ ज़रा गेट बंद कर लें, मैं अम्मी से पूछ कर आती हूँ क्या कर रही हैं। परी ने महविश से कहते हुए अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। मंसूर चाचू गेट के करीब खड़ी अपनी बाइक स्टार्ट कर रहे थे। महविश इंतज़ार में खड़ी थी कि वो चाहें तो गेट बंद कर ले, आप छाँव में खड़ी हो जाएं। ये बाइक ज़रा देर में स्टार्ट होती है, इतनी देर नाहक धूप में खड़ी रहेंगी, उन्होंने महविश को मुखातिब करके कहा और बाइक को किक लगाना शुरू की। महविश उनकी हिदायत के मुताबिक छाँव में खड़ी हो गई और अच्छा ही किया। यके बाद दीकरे कई बार कोशिशों के बाद वो बाइक स्टार्ट हुई थी। महविश गेट बंद करके वापस आकर पलंग पर बैठ गई। कितना अजीब मामला होता है, इंसान खुशी खुशी रिश्ते जोड़ता है, फिर किसी भी बात पर वो हंसी खुशी जोड़े गए बंधन टूट जाते हैं, और उस खात्मे की वजूहात कितनी ही हकीकी और मंतकी क्यों ना हो, दिल को तकलीफ़ तो पहुंचती है। पता नहीं क्यों होता है ये सब। हब्स और गर्मी के बाद यकायक घटा छाई थी। हवा चल पड़ी थी। मौसम खुशगवार हो गया था। गर्म मौसम और उससे ज़्यादा वक्त पे वक्त की लोड शेडिंग के सताए अवाम के मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे थे। अलबत्ता सादी का मायूस और बेचारा चेहरा अब भी किलमिलाया हुआ था। आज रात रवानगी थी और हाल दिल था कि अभी तक दिल में ही मुकीद था। उस कैदी को रिहाई मिले तो क्यों कर। घर की बेतहाशा आबादी, वक्त वतन अजीज़ जैसी उस हजूम में बड़ी दिक्कत और मुश्किलात के बाद तो कुछ पल मिलते थे कि वो अकेले परी से दो बदू बात कर सकता, और ये चंद लम्हात बस पलक झपकने में यूं गुजर जाते कि अपनी आधी अधूरी बात के जवाब में परी को पलकें झपकता ही देखता रह जाता। नहीं, बल्कि इस बार तो परी ने एक सवाल भी किया था। आप इतने परेशान क्यों हैं सादी भाई? और फिर सादी के मूड और चेहरे का फ्यूज़ इतनी बुरी तरह तारीक हुआ कि वो एहतजाजन वहाँ से वॉकआउट कर गया। फुप्पो जानी? सादी सीधा अपनी गमगुसार जानिसार छोटी फुप्पो के पास पहुँचा, जो नहाने के बाद अपनी दराज जुल्फ़ें संवार रही थी। बल्कि संवारने की बारी तो बाद में आती, अभी तो वो गीले बालों में ब्रश करके उन्हें सुलझा रही थी। सूखने के बाद यही जुल्फ़ें ऐसी पेचोखम इख्तियार कर लेती जैसे मुल्की मसाइल फिर उन्हें सुलझाना नामुमकिन ही था, ता वक्त के उनमें ढेरों ढेर तेल ना लगाया जाता। क्या हुआ? भतीजे की दर्दनाक पुकार पे महविश ने तवज्जो की। ये पूछें क्या नहीं हुआ? बेड पे आरा तिरछा सा वो गिर गया। चलो फिर यही बता दो क्या नहीं हुआ? पुप्पो जानी ने अपनी लट सुलझाते हुए सवाल किया। ये जो आपकी भांजी है ना, अल्लाह मियाँ की गाय भी नहीं है, क्योंकि गाय भैंसों में भी थोड़ी बहुत समझ और अकल होती है। ये तो बिल्कुल ही अकल से पैदल है। एक तो इतनी मुश्किल से मौका मिलता है कुछ कहने का, इससे भी ज़्यादा मुश्किल से अपनी हिम्मत और जुर्रत इकट्ठी करके कुछ कहने की कोशिश करता हूँ, तो वो मोहतरमा कुछ समझने की बजाय उल्टा सवाल पर सवाल किए जाती हैं। वो यूं ही लेटा लेटा अपनी दुख भरी दास्तान सुना रहा था। हैरत की बात है, आई लव यू का मतलब तो बच्चा बच्चा जानता है, फिर आई लव यू कहने की तो अभी तक नौबत ही नहीं आई। सादी का मुंह कुछ और लटक गया। तो फिर क्या कहने की कोशिश कर रहे थे तुम? महविश ने भवें सुकेड़ कर देखा। मैं अपनी फीलिंग्स बताना चाहता हूँ, उसकी फीलिंग्स जानना चाहता हूँ। वो मुझे पसंद करती है या नहीं, ज़िंदगी के सफ़र में मेरे साथ हमकदम होना चाहती है या नहीं। सादी के भारी भरकम डायलॉग्स पर उसने एक गहरी सांस ली। अच्छी भली शक्ल सूरत है तुम्हारी, हाइट भी ठीक ही है, ना गुली हो ना डंडा, हेयर स्टाइल भी शरीफाना किस्म का बना हुआ है, पसंद कर ही लेगी तुम्हें। उफ़ो, आप समझती नहीं है मेरी बात, वो झुंझलाया। मैं सब समझती हूँ मियाँ साहबजादे, हर नौजवान की तरह तुम्हें भी हीरो बनने का शौक़ चढ़ा हुआ है, बस यही बात है। महविश ने हूबहू सादी के वालिद साहब का लबो लहजा इख्तियार किया। अब तुम सीधे सीधे रात की ट्रेन से घर चले जाओ। अगले महीने तुम्हारी मम्मा डार्लिंग यहाँ आएंगी और यकीनन सब कुछ अच्छा ही होगा। रिश्ता हो जाएगा तो जितने चाहे डायलॉग्स मारते रहना, वो समझ ही जाएगी। महविश ने अपने बाल सुलझाते सुलझाते उसका मामला भी सुलझा दिया। ये और बात के सादी उससे मुत्तफिक नहीं था। दिल तो यही चाह रहा था कि अभी अभी परी के सामने जाकर खड़ा हो और जो कुछ दिल में है सब बयान कर दे,
मगर अफसोस के दिल की इस तमन्ना को भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि परी साहिबा अपनी सहेली पड़ोसन के साथ दरख्त तले बिछे पलंग पर बैठी थी, सर से सर जोड़े और हाथ में मोबाइल। अब यहाँ लेटे सादी के पास और कोई चारा न था कि वो भी अपने मोबाइल में मगन हो जाए, सो उसने यही किया। रात का खाना खाकर उसकी रवानगी की तैयारी थी। सबको बारी बारी खुदा हाफिज करके उसने कमरे में रखा अपना सफरी बैग उठाया। ना जाने क्यों दिल भारी भारी हो रहा था। ये भी रख लें, खाला ने दिया है। परी ने अंदर आकर एक पैकेट उसे थमाया। क्या है? खाने पीने की चीज़ें। एक बात सुनो। सादी ने मौका गनीमत जाना और उस दुश्मन जान से मुखातिब हुआ। जी। परी ने इस्तफसार तो उससे किया, मगर निगाहें टीवी का रिमोट ढूंढ रही थी जो अम्मी जान ने ना जाने कहाँ रख दिया था। इधर उधर क्या देख रही हो? यहाँ देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में। सादी उसकी बेतवज्जी से झुंझलाया गया। आपकी आंखें बिल्कुल फवाद खान जैसी हैं। परी ने उसकी आंखों का बगौर मुआयना करते हुए ऐलान किया और साथ ही टुकड़ा जोड़ा। लाइबा कह रही थी। उफ ये लाइबा, तुम्हें कुछ नज़र आता है इनमें? सादी ने बहुत आस और उससे भी ज़्यादा धड़कते दिल के साथ परी की तरफ देखा। आंखों से तो हमें दूसरी चीज़ों और लोग नज़र आते हैं, इनमें भला क्या नज़र आएगा? परी की तमाम तर तवज्जो दोबारा गुमशुदा रिमोट की तरफ मबजूल हो चुकी थी। ड्रामे का वक्त हो रहा था। मुझे मिस करोगी? सादी ने हिम्मत नहीं हारी। हम सब तो हमेशा ही आपको बहुत मिस करते हैं, स्पेशली जब बिरयानी बनती है और कैरम खेलते वक्त भी। लेकिन आप बेईमानी करते हैं सादी भाई। परी को बिलाखिर बोलते बोलते और देखते देखते रिमोट नज़र आ ही गया, जो उसने झट से उठा लिया। सादी कब निकलोगे? क्या ट्रेन मिस करने का इरादा है? महविश अंदर आ गई। सादी ने सब्र और खून के घूंट पीते हुए बैग उठा लिया। अच्छा खुदा हाफिज, उसने रुंधी हुई आवाज़ में कहा। दिल के अरमान खून हो रहे थे। दिल तो यही चाह रहा था कि फूट फूट कर रो दे, मगर जब्त बहरहाल लाजिम था। अलबत्ता दिल की ऐसी टूटी फूटी कैफियत पर दिल ने या अकल ने डांट ज़रूर पिलाई थी। शर्म करो, मोहब्बत में आंसू बहाओगे तो फैसी मर्दानगी पर। आंसू तो मोहब्बत में ही बहाए जाते हैं, और भला कब रोता है इंसान? जख्मी जख्मी दिल ने रोते बसौरते जवाब दिया। स्टेशन तक मंसूर चाचू अपनी बाइक पे छोड़ आए थे। इस बार महबूब और शहर महबूब से जुदा होते वक्त सादी की कैफियत कुछ और ही थी। कपड़े 2 रोज़ से धुले हुए पड़े थे। जिस लड़के को जिस जीन्स या शर्ट की ज़रूरत होती वो वहीं से खींचकर उतारता और चढ़ा लेता। महविश से ये तमाशा ज़्यादा देर हजम नहीं हुआ। वो सारे कपड़े उतार कर कमरे में ले आई। चलो परी, आओ ये कपड़े तह करवाओ। बाद में कर लेंगे खाला, अभी तो गट्ठर बांध कर एक तरफ रख दें। परी ना जाने कौन कौन से काम कर करके थक गई थी। मुंह पे तकिया रख के लेटी थी। महविश को बेख्तियार सादी का ख्याल आया। वो भी उसी तरह तकिया मुंह पर रख कर लेटता था। उठो, अभी इन कपड़ों की गठरी बनाकर रख दी ना तो अलमारी तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी। सब इसी में से कपड़े निकाल निकाल कर इस्तेमाल कर लेंगे। महविश ने कपड़े तह करने शुरू कर दिए। नाचार परी को भी उठना पड़ा। बाद में कर लेते आराम से। जीन्स तय करते हुए परी ने मुंह बसोड़ा। बात कभी नहीं आती। जो काम करना है बस अभी कर लो। काम करने से होता है, टालने से नहीं। महविश एक के बाद एक कपड़े तह करके रखती जा रही थी। बिल्कुल नानी अम्मा की तरह बातें कर रही हैं आप। परी मुस्कुराई। उनसे ही सीखा है ये सब। तुम्हारी अम्मी पता नहीं कैसे भूल गई। महविश भी मुस्कुरा दी। इतना प्यारा मौसम हो रहा है, ऊपर चलें छत पर? हाँ चलेंगे, पहले ये काम ख़त्म कर लो। महविश के हाथ तेज़ी से चल रहे थे। कपड़े तय करके दोनों ऊपर चली गईं। छत काफ़ी बड़ी थी। एक तरफ बस एक कमरा बना हुआ था और एक बाथरूम। बाकी पूरी छत एक तो झलंगा सी चारपाइयाँ, एक टांग टूटी मेज़, उधरे बेड की कुर्सियाँ और ना जाने क्या क्या काट का बार पड़ा था। अच्छी भली इतनी बड़ी छत है, वॉशिंग मशीन यहीं रखकर कपड़े धोने का बंदोबस्त कर लो, यहीं फैला भी लो। नीचे सहन में बहुत फैलावा हो जाता है, उंगलियों के पंजों से कपड़े हटा हटा कर सब गुजरते हैं। महविश ने छत का जायज़ा लिया। अम्मी को बार बार सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने से उलझन होती है, इसलिए नीचे ही धो लेती हैं। परी ने लापरवाही से कहते हुए मौजू बदला। खाला, हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि आपकी शादी शुरू हो तो तैयारियां करें, आपके घर रहने जाएं। मैंने तो महीना भर पहले ही आने का प्रोग्राम बना लिया था। उधर चाचू की शादी भी रुक गई, इधर आपका रिश्ता भी ख़त्म हो गया। इतना अफसोस हो रहा है। हाँ, अफसोस की बात तो है। महविश यूं ही बोलते हुए अफसरदगी से मुस्कुराई। इतने ज़्यादा अफसोस की भी बात नहीं है। बाज़ रिश्ते ख़त्म होने से बहुत से दुख भी ख़त्म हो जाते हैं। मंसूर चाचू कमरे से निकल कर बाहर आए थे। हाथ ग्रीस और तेल में लुथरे हुए थे, जिन्हें वो एक कपड़े से साफ करते हुए मज़ीद बोल रहे थे। कभी कभी कोई इंसान कांटा बन जाता है। ज़िंदगी से निकल जाए तो इत्मीनान और सुकून मिल जाता है। तकलीफ़ अगर हो भी तो वक्ती होती है। अपने हाथ साफ करते हुए वो यूं ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं कि महविश की आंखें कैसे हैरत से फैली हुई हैं और चेहरा शर्मिंदगी का शाहकार हो रहा था।
सॉरी खाला, मुझे मालूम नहीं था कि चाचू अंदर बैठे काम कर रहे हैं। वो दरअसल अक्सर यहाँ बैठकर अपने पुर्जे वगैरह साफ़ करते हैं। परी ने बौखलाकर खाला से माजरत की, जो ये सोच रही थी कि आखिर बार बार ऐसी शर्मिंदगी के मौका क्यों आ रहे हैं। वैसे ये तुम्हारे चाचू कुछ ज़्यादा ही संजीदा संजीदा हो गए हैं, पहले तो ऐसे नहीं थे। पता है, जब आपा की शादी हुई थी तो वलीमे वाले दिन अपने दोस्तों के साथ एक कॉमेडी शो किया था। गाने गाए थे, लतीफ़े सुनाए थे, कॉमेडी की थी। दोस्त सब बड़े बड़े थे और तुम्हारे चाचू सबसे छोटे थे। इस वक्त 9th क्लास के स्टूडेंट थे, मगर कॉन्फिडेंस बहुत था और सलाहियत भी। महविश को अचानक ही वो दुबला पतला हंसता मुस्कुराता और दूसरों को कह के लगाने पे मजबूर कर देने वाला लड़का याद आया। लतीफ़े तो अब भी सुनाते हैं, बस कभी कभी खामोश बैठे ना जाने क्या सोचने लग जाते हैं। अम्मी कहती हैं कि चाचू का दिल दुखा हुआ है। परी ने अपनी रेशमी जुल्फ़ें आंखें की और उनमें उंगलियां फेरने लगी। महविश का जी चाहा उससे पूछे कि वजह क्या हुई थी जो खुद यूं अपने दिल को दुखाया, मगर फिर कुछ सोचकर वो खामोश रही। कुछ भरोसा नहीं, मौसूफ किसी भी कोने खुदरे से बरामद होकर उसके सवालात का बिल मुशाफा और तसल्ली बख्श जवाब देकर शर्मिंदा कर दे। अक्लमंद वही है जो माजी की गलतियों से सबक हासिल करे। अच्छा भला बड़ा और खूबसूरत किचन था। नया निकोर बना हुआ था। शेल्फ, कैबिनेट, ओवन, काउंटर, मार्बल और लकड़ी का बेहद खूबसूरत इम्तजाज था। हर किस्म की कीमती और खूबसूरत क्रॉकरी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कमी किसी चीज़ की ना थी सिवाय एक शय के, जिसे सलीका कहते हैं। महविश और परी किचन में थी। महविश ने कैबिनेट खोला और चकरासी गई। मुख्तलिफ दालें, चावल, बेसन, मिर्च, मसाले, बहुत कुछ मौजूद था, मगर चंद एक खुश नसीब चीज़ें थीं जो जार में थीं। ज़्यादातर कागज़ और प्लास्टिक के लिफाफों और साशे में थी। बेवक्त ज़रूरत उन्हीं में से निकाल निकाल कर काम चलाया जाता था। इनके डिब्बे कहाँ हैं? उसने परी से सवाल किया। वो परी ने सर खुजाया। मम्मा नए जार लेकर आएंगी तो इसलिए अभी ऐसे ही काम चल रहा है। कब लाएंगी? वो तो हर काम कल और बाद के लिए रख देती हैं, जो कभी आते ही नहीं। महविश परी को अपने साथ लगाकर मुहिम में जुट गई। जो जार मौजूद थे उन्हें धोया। सहन, छत और स्टोर से जो काट कर बाहर निकला था वो अभी 3 डब्बे वाले के इंतज़ार में सहन के कोने में ढेर था। उस ढेर से जैम की खाली बोतलें निकाली जो दर्जन भर से ज़ायद थीं। उन्हें भी धोकर खुश करके सारे नमक, मिर्च, मसाले वगैरह उनमें भर के कैबिनेट में रख दिया। दालों और चावलों को भी जार में भर के रख दिया। चंद घंटों की दोनों की मेहनत के बाद किचन सिमट गया था और जगमगा उठा। आपा ने इब्तदा में तो मना किया। आय हाय, रहने दे महविश, मैं नए डब्बे लेकर आऊँगी। नया किचन है, सब चीज़ें नई लाऊंगी। मगर बीबी महविश कान लपेटे अपनी सरगर्मी में मसरूफ़ रहीं। फिर एहसास से बोली, फ़िलहाल तो ये सब भी धुल कर नए हो गए हैं। जब आप नए जार लेकर आएंगी तो उनमें रख देंगे। और अब कोई अल्लाह का नेक बंदा गरम गरम समोसे और जलेबियाँ ले आए। मेरी सारी दुआएं उसके लिए। महविश ने बावाज़े बुलंद फरमाइश बयान की। रूए सुखन भांजे नंबर 2 की तरफ था, जो कुछ देर पहले जॉब से वापस आया था। अभी अभी नहा धोकर निकला था और बालों में कंघी करके अपनी सेल्फियाँ ले रहा था। अरे प्यारी खाला जानी, आपके लिए तो जान भी हाजिर। ये समोसे जलेबियाँ क्या चीज़ हैं? हनी ने मुस्कुराते हुए एक और सेल्फी पोस्ट की और जेब से वॉलेट निकाला। परी, छोटू को बुला, उससे मंगवाते हैं चीज़ें। परी अभी लाउंज से बाहर निकली भी नहीं थी कि मंसूर चाचू अंदर आए। परी, ये चीज़ें निकाल लो। उन्होंने चंद शॉपर किचन काउंटर पर रखे। आज उनकी आवाज़ में बशाशत थी और वह मुस्कुरा भी रहे थे। क्या लाए हैं चाचू? परी ने शॉपर खोलते शुरू किया। जॉब मिल गई? अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई जॉब। कुछ खुशी और कुछ कामयाबी की वाज़ेह चमक उनके चेहरे पे थी। वो लाउंज में बिछे सोफे पे बैठ गए। अरे खाला, इस वक्त अल्लाह से कुछ और भी मांगती तो वो भी मिल जाता। थैले में समोसे और जलेबी का लिफाफा देखकर परी चहकी। वैसे उसमें उन 2 चीज़ों के अलावा पिज़्ज़ा, नमक पारे और मिठाई का डब्बा भी था। जो मिल जाए वही खूब है, नाशुक्रापन अच्छी बात नहीं। महविश ने धीमे से बोलते हुए कैबिनेट से प्लेटें निकाली। भाई, आपके पैसे बच गए। परी ने गरम गरम सूंधी खुशबू वाला पिज़्ज़ा खोल कर देखा। कौन सा फ्लेवर है? मैं कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। हनी आज सखावत के मूड में था। भाई, मुझे तो चाय बना देना। मंसूर चाचू ने परी को मुखातिब किया। अम्मी, अब्बू, छोटू सभी लाउंज में चले आए। ज़रा सी देर में प्लेटें सज कर खाली भी हो गईं। चाय और कोल्ड ड्रिंक का दौर भी चल गया। सब ने मंसूर को मुबारकबाद दी और धीमे से लहजे में महविश ने भी इखलाकियात निभाई और सादा से लहजे में मंसूर ने भी शुक्रिया अदा किया। शादी की कॉल आई हुई थी। पैकेज करवाकर बड़ी फुर्सत से वो कॉल करता था। 1 आधा घंटा तो कहीं नहीं किया था। आपकी भांजी साहिबा के क्या हाल अहवाल हैं? कुछ देर इधर उधर और घर की बातें करने के बाद वो अपने मतलब पर आ गया। ठीक है, वैसे तुम खुद भी पूछ सकते हो, मेरे पास ही बैठी हैं मोहतरमा। महविश ने मुस्कुराहट दबाई। नेकी और पूछ पूछ, वो जल्दी से बोला। महविश ने परी को मोबाइल दिया। सादी लाइन पर है। कैसी हो? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? और मामू ममानी जान, फरिया, शानी सब कैसे हैं? परी एक ही सांस में शुरू हो गई। मेरे अब्बा हजूर, बमा अहलो आयाल बिल्कुल खैरियत से हैं। तुम अपनी सुनाओ।
मैं क्या सुनाऊं, बस मंसूर चाचू की जॉब लग गई है, हनी भाई की प्रमोशन होने वाली है, चाचू ने अपनी खटारा अरबान भाई को दे दी है और खुद नई बाइक खरीद दी। चाचू ने भी छोटी सी ट्रीट दी है, सैलरी पर खाना खिलाने का वादा किया है। और हाँ, वो मेरी बिल्ली है ना, जिसने पिछली बार आपको पंजा मार दिया था, उसकी पिक्स को इतने सारे लाइक्स मिले हैं, बहुत क्यूट हो गई है। आपने देखी वो पिक्स? शाबाश है, मोहल्ले वालों की भी खबरें सुना दो। शादी की तो जान जल गई, मोहल्ले वालों की? परी सोच में पड़ गई, फिर अचानक चहक कर बोली, हाँ याद आया, वो लाइबा है ना मेरी फ्रेंड, उसकी एंगेजमेंट हो रही है, अपने कज़न से मामू के घर जाएगी। तुम भी कुछ सबक सीख लो अपनी सहेली से, साथ को मौका मिल गया। सबक? सबक तो आज कल खाला दे रही हैं मुझे, इतने सख्त ट्रेनिंग दे रही हैं जैसे बस अगले ही हफ्ते मुझे ससुराल जाना है। परी नॉन स्टॉप बोल रही थी। हाँ तो कभी ना कभी तो जाना ही है। वैसे किस किस्म का लड़का पसंद करोगी? मैं? वो तो अम्मी अब्बू करेंगे। परी का लहजा शर्मिला सा हो गया। फिर भी हर लड़की के कुछ ख्वाब होते हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा हो वैसा हो, या जैसा भी हो चलेगा। हाय अल्लाह सादी भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये लें खाला से बात करें। परी को अचानक ही ढेरों ढेर शर्म आ गई। उसने जल्दी से मोबाइल महविश को थमाया। क्या कह दिया बच्ची से जो लाल गुलाबी हो गई? महविश ने मोबाइल कान पर से लगाते हुए इस्तफसार किया। अभी तो कुछ भी नहीं कहा, बस यही पूछा था कि लाइफ पार्टनर कैसा पसंद है। चलें फ़ोन दे दें मोहतरमा को। मोहतरमा की अम्मी आ रही हैं इधर, उनसे बात करवाऊँ? खाला, वो चीखा। खुदा हाफिज़। अली सुबह नौकरी के लिए रवानगी रात गए तक वापसी। मंसूर ने खुद को मसरूफ़ कर लिया था और यही उनके हक़ में अच्छा था। ज़ख्म लगा था मगर भर गया था, बस दाग बाकी था और थोड़ी तकलीफ़। बाज़ लोग ऐसे क्यों हो जाते हैं, ना जाने वो लोग खुद पर निकाब चढ़ाए होते हैं या हमारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है। दोनों हाथ सर के नीचे रखे वो अपना माजी सोच रहे थे। जिस वक्त उनकी मंगनी हुई वह मुल्क से बाहर थे, छुट्टियों में घर आए थे। भाई भाभी ने मैच मेकर के तवसुत से रिश्ता ढूंढा था। लड़की खूबसूरत थी, घर वाले खुश इखलाक। उन्होंने मुतमईन होकर हाँ कर दी। मंगनी की रसूमात हुई, अंगूठियाँ और तोहफे तहाइफ के तबादले हुए। छुट्टियाँ ख़त्म हुई, वो वापस कतर चले गए। धीरे धीरे टेलीफोनिक रब्ता बढ़ता चला गया। इब्तदा में रस्मी सी बातें, खैर खैरियत, पसंद नापसंद, बतदरीज उनसियत, अपनायत और बेतकल्लुफ़ी में बदल गई। अलीशा बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ बलाकी शरीर और जहीन भी थी। बड़ी साख्त की और धड़ल्ले से अपनी फरमाइश और ख्वाहिशात बयान कर देती थी। नए मॉडल का मोबाइल, गोल्ड की छोटी मोटी चीज़। मंगनी के बाद पहली ईद आई तो ईदी अपनी पसंद से खरीदने की फरमाइश की। मंसूर बुनियादी तौर पर सादा दिल थे, फिर नई नई उल्फत का खुमार। भाई भाभी ने भी कभी नज़र रखने या टो लेने की ज़रूरत महसूस नहीं की। वो खुद अपनी मर्ज़ी के मालिक थे और आहिस्ता आहिस्ता अलीशा हावी होकर उनकी मर्ज़ी की मालिक बनती जा रही थी। वो अलीशा के अकाउंट में हर माह एक भारी अमाउंट भेज रहे थे। उसने मास्टर्स में एडमिशन लिया तो ये अखराजात भी मंसूर के ज़िम्मे लग गए। मंसूर ने खुद को बावर करवा लिया कि अलीशा मुस्तकबिल में तो उसी की जिम्मेदारी है ही, तो अभी से ये जिम्मेदारी उठाने में क्या हर्ज है। उनका सादा और खुश फहम दिल उसी तरह अलीशा की फरमाइशों पर आमना और सदकन कहता रहा, यहाँ तक कि साल पूरा होने को आया। एंगेजमेंट की फ़र्स्ट एनिवर्सरी मनाने के लिए अलीशा ने बड़े महंगे गिफ्ट की फरमाइश की थी। वाइट गोल्ड का वो लॉकेट लेने में मंसूर की एक माह की पूरी सैलरी खर्च हुई थी, मगर वो खुश थे और उसी खुशी के साथ वतन आए थे। घर में सब उन्हें अचानक देखकर हैरान भी बहुत हुए और खुश भी। भाई भाभी और सारे बच्चों के लिए ढेरों तहाइफ लाए थे। सभी निहाल हो गए। शाम में नहा धोकर वो अलीशा के घर जाने के लिए तैयार हो गए। कल चले जाना, आराम तो कर लो, थके हुए हो, भाभी ने इस्लाह दी। अरे भाभी जान, कल तो बहुत दूर है, फिर किसी से पता चल गया मेरे आने का तो सारे सरप्राइज़ की ऐसी की तैसी हो जाएगी। खुद पर बेदरेक परफ्यूम उंडेलते हुए वो मुस्कुरा दिए। चची जान के घर हम भी चलेंगे। परीशे और हनी भी वहाँ जाने के लिए तैयार थे। अभी तो चाचू को जाने दो, तुम लोग बाद में चले जाना, मैं भी तो जाऊँगी, कई महीने हो गए वहाँ का चक्कर नहीं लगाया। अम्मी ने बच्चों को मना करके चाचू की मुश्किल आसान कर दी। दिल में क्या क्या अरमान लेकर वो अलीशा के घर पहुंचे थे, मगर वहां पहुंचकर सारे अरमानों पर ओस पड़ गई। घर पर सिर्फ अरसल था, अलीशा का सबसे छोटा भाई, जो मंसूर को अचानक देखकर हैरान भी हुआ और खुश भी। कहाँ हैं भाई सारे लोग? मंसूर ने सोफे पर फैल कर बैठते हुए इस्तफसार किया। सबके सब शॉपिंग पर गए हुए हैं, पता नहीं कब आएंगे। अरसल के लहजे में बेजारी झलक रही थी। तुम नहीं गए? मैं क्या करूँगा जाकर, चल चल कर टांगें टूट जाती हैं और फिर सारा सामान भी पकड़ना पड़ता है। वैसे भी मेरा कल टेस्ट है इंग्लिश का, वही तो याद कर रहा था अभी। मैं कॉल कर देता हूँ अम्मी को। अरे नहीं, सरप्राइज़ ख़राब हो जाएगा। मंसूर ने बेसाख्ता उसे रोका। वैसे तो कल आता, अलीशा ने पार्टी रखी है ना, फिर मैंने सोचा कि। कौन सी पार्टी? अरसल ने बात काट कर सरसरी सा सवाल किया। हर सेमेस्टर में उसके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं ना, उस खुशी में वो बता रही थी कि यूनिवर्सिटी की कुछ फ्रेंड्स को भी बुलाया है। सेमेस्टर? यूनिवर्सिटी?
अरसल हक्का बक्का मंसूर की शक्ल देख रहा था, फिर यकायक हंस पड़ा। आप भी ना मंसूर भाई फ़ौरन बातों में आ जाते हैं। अलीशा आप ही को जानते नहीं, एक नंबर की छोड़ू हैं। इतनी लंबी लंबी छोड़ती हैं, क्या बताऊं। मामू बना रही होंगी आपको, आप बन गए। वो फिर हंसा। क्या मतलब? इस बार हक्का बक्का होने की बारी मंसूर की थी। मतलब ये कि उन्होंने तो कॉलेज की शक्ल कभी कभार ही देखी है, पढ़ाई से तो जान निकलती है उनकी। पेपर्स हो गए तो बिल्कुल ही छुट्टी मिल गई, पढ़ाई छोड़ दी। उन्हें तो किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मेरे पीछे सब पड़े रहते हैं। A+ से कम नहीं आना चाहिए, कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए स्कूल से। सारी नसीहतें मेरे लिए ही हैं बस। 13 साला अरसल का इंकशाफ भी खूब था और शिकवा भी। मंसूर तो बस खामोश बैठे उसकी शक्ल देख रहे थे और सुन रहे थे। कोई शय थी जो उन्हें काटती हुई गुजर रही थी। हर गुजरते लम्हे उन्हें तकलीफ़ का एहसास हो रहा था। ये तकलीफ़ उस वक्त भी कम ना हुई जब सब घर वाले शॉपिंग करके वापस आ गए। अलीशा की वालेहाना खुशी, खूबसूरत चेहरा और हसीन मुस्कुराहट भी उसकी तकलीफ़ और दुख को ख़त्म ना कर सके। घर में सबके सामने वो अलीशा से कुछ ना कह सके, मगर बाद में स्काइप के ज़रिए बात करते हुए मंसूर उससे शिकवा ज़रूर किया। अरे वो तो मैंने यूं ही मजाक किया था आपसे, आप सब समझ बैठे। अलीशा खिसियानी हंसी के साथ वजाहत दे रही थी। दरअसल मुझे शौक तो बहुत है मास्टर्स करने का, आप देखिएगा अगले चंद वर्षों में कर ही लूँगी। मंसूर की खामोशी पर उसने मज़ीद वजाहत दी। तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे इस बात का दुख है। तुम यूं भी मुझसे कह सकती थी, तुम्हारी हर फरमाइश, हर ख्वाहिश मेरी सर आँखों पर जो कहती हो वो पूरा करने की कोशिश करता हूँ। मंसूर जज्बाती लहजे में बोलते चले गए। आप तो मुझे जलील कर रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया मैंने? एक ज़रा सा मजाक ही तो किया था। आपको नहीं बर्दाश्त तो ठीक है, आइंदा नहीं करूँगी। अलीशा ने मुंह बनाकर तेज़ लबो लहजा इख्तियार किया। ऐसा क्या दे दिया आपने मुझे जो फरमाइशें और ख्वाहिश पूरे करने के ताने दे रहे हैं? उसने मज़ीद गहर फशानी की। चोरी और सीना जोरी का ठीक ठाक मतलब आज मंसूर की समझ में आया। नहीं, अपनी गलती का तुम्हें कोई एहसास नहीं। कैसी गलती? क्या गलती कर दी मैंने? फांसी लगवा दे मुझे। अलीशा ने गुस्से में कॉल ही काट दी। उफ़ो। मंसूर अपना सर पकड़ कर बैठ के हफ्ता गुजर गया। अलीशा की नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई। इधर भाई और भाभी का मुतफ़िक का मशवरा था कि मंसूर को शादी कर लेनी चाहिए। भाभी ने अलीशा की अम्मी से तस्करा किया कि उन्हीं छुट्टियों में शादी कर दें। अल्लाह का शुक्र है, घर में किसी शय की कोई कमी नहीं, सब कुछ मौजूद है। आप जहेज़ वगैरह की फ़िक्र ना कीजिएगा। मंसूर तो जहेज़ के सख्त खिलाफ़ है। उनका कहना है शादी के बाद सारी जिम्मेदारियाँ और ज़रूरतें वो खुद पूरी करेंगे। अपनी फितरी सादगी के साथ भाभी बोलती चली गई। अगले रोज़ अलीशा की वालदा ने मंसूर को बुलाया, वो हाजिर हो गई। भाई एक बात कहनी थी, अगर तुम बुरा ना मानो तो। अम्मी इधर उधर की कुछ बातें के बाद गोया हुई। जी। तुम्हारे भाई भाभी शादी के लिए कह रहे हैं। वैसे तो हम एक हफ्ते में भी शादी कर सकते हैं, अल्लाह का शुक्र है इतनी मजबूत बैक है हमारी। उन्होंने जतलाती हुई नज़रों से मंसूर की जानिब देखा, फिर सामने मेज़ पर रखी अशाए खुर्दनोश की ढेरों चीज़ों में से कबाब की प्लेट उठाकर उनके सामने की। तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे, ये लो कबाब खाओ। अलीशा ने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाए हैं। मंसूर ने खामोशी से कबाब उठा लिया। अब बात यह है कि शादी से पहले अगर तुम अलग घर का बंदोबस्त कर लो तो जब चाहो अपनी अमानत ले जाओ। उन्होंने एकदम थैले से बिल्ली बाहर निकाली। अलग घर? अलग घर की क्या ज़रूरत है? हमारा घर काफ़ी बड़ा है, अभी तो मिलजुल कर रह लेंगे, आगे ज़रूरत पड़ी तो सोचेंगे इस बारे में। मंसूर ने उस अचानक धचके से संभलते हुए जवाब दिया। ज़रूरत आगे नहीं बल्कि अभी है। बुरा ना मानना, तुम्हारी भाभी बड़ी घुन्नी शय है। बज़ाहिर तो सीधी सादी दिखाई देती है, पर गुन्नों की पूरी है। अब भला बताओ, बच्ची ने तुमसे ज़रा सा मजाक क्या कर लिया? तुम्हारी भावज ने ऐसी पट्टी पढ़ाई कि तुम नाराज़ होकर ही बैठ गए। आगे भी क्या क्या सिखाती पढ़ाती रहेगी? मेरी बच्ची तो अल्लाह मियाँ की गाय है, उनके चलतरों का मुकाबला कैसे करेगी? मेरी और ईशा की जो भी बात है वो हमारे दरमियान है। मेरे घर में भाई भाभी समेत किसी को इल्म नहीं, इसलिए उन सब बातों का सवाल ही पैदा नहीं होता जो आप कह रही हैं। और वैसे भी आपसे ज़्यादा अपनी भाभी को मैं जानता हूँ, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मंसूर ने आध खाया कबाब वापस प्लेट में रख दिया। अपनी प्यारी और मुखलिस भाभी पर किया गया उनका तबसरा मंसूर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। चलो तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ, मगर भाई इस जंजालपुरा में जाने के लिए अलीशा तो बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। बेशक कोई फ्लैट ले लो, मगर हो अलग। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि अचानक ये सब बातें कहाँ से आ गईं। अलीशा ने तो कभी इस किस्म की बातें नहीं की। मंसूर परेशान हो चले। लो, मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? तुम खुद अलीशा से पूछ लो, वो रहना ही नहीं चाहती इतने बड़े कुंबे के साथ। 2 मियाँ बीवी, 5 बच्चे, तुम तो वापस चले जाओगे। मेरी बेटी क्या उन सब की चाकरी करेगी? अम्मी ने फ़ौरन अलीशा को आवाज़ देकर बुलाया। खुलते खिलते हुए रंगों के खूबसूरत लिबास में मलबूस, हल्का फुल्का मेकअप और खुली हुई तराशीदा जुल्फ़ें, वो बला की पुरकशिश लग रही थी। मंसूर ने एक नज़र उसे देखा, दिल के नरम गोशों में वो फिर आबाद होने लगी। मामा ठीक कह रही हैं, मैं इतनी बड़ी फैमिली के साथ नहीं रह सकती। हर वक्त की चाँव पाँव अच्छी नहीं लगती मुझे।
अलीशा ने नकुवत से नाक चढ़ाई। वो मेरे भाई की फैमिली है, बड़े भाई और भाभी। मैं छोटा सा था जब मेरे वालिदैन गुजर गए। उन दोनों ने मेरे माँ बाप की जगह ले ली और मेरे लिए वैसे ही मोहतरम और अजीज़ हैं जैसे सगे वालिदैन। उनसे अलहदा होकर अपनी अलग दुनिया कैसे बना सकता हूँ? और वैसे भी मैं अब मुस्तकिल पाकिस्तान आ गया हूँ, दोबारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया मैंने। मंसूर उनकी बातें सुनकर डिस्टर्ब थे। अब यहाँ क्या करोगे? आंटी और अलीशा दोनों को उसकी बात सुनकर एक झटका लगा। ऑफ़र है 1-2 जगहों से, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ काम बन जाएगा, मंसूर ने जवाब दिया। कुछ देर तीनों के दरमियान खामोशी रही, फिर अलीशा ने ही उस खामोशी को तोड़ा। मैं अलग घर में रहूँगी, इसे आप मेरी शर्त समझें या कुछ भी। उसका हद धर्म लहजा मंसूर को मुश्तिल करने लगा। शर्तों पे तो कारोबार होते हैं, शादियाँ नहीं। तुम इतना जज्बाती क्यों हो रहे हो मियाँ? अब अपना घर, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। भाई भावज पर कब तक अपनी कमाई लुटाते रहोगे? उनसे अलग रहोगे तभी उस लूट मार से बचोगे। अपना हिस्सा लो उनसे और अपना घर बनाओ। अम्मी ने मुदाखलत की। आप प्लीज़ इस किस्म की बातें ना करें। मेरी कमाई से कम इस घर में तो किसी को कोई गर्ज नहीं। मंसूर ने बामुश्किल अपना गुस्सा दबाया और खड़े हो गए। पूरा हफ्ता उसे टेंशन और कशमकश में गुजर गया। अलीशा और उसकी वालदा भरपूर दबाव डाल रही थीं कि किसी तरह वो उस घर से अपना हिस्सा ले और रहता हो जाए, अलीशा को ब्याह कर अलग घर में ले जाए। मंसूर उन सब के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। कुछ अरसे या कुछ बरसों बाद शायद वो इस बारे में सोच लेते, अमल कर लेते, मगर जिस तरह ये लोग हथेली पर सरसों जमाने की कोशिश कर रहे थे और उस पर जोर डाल रहे थे, वो मंसूर के लिए नाकाबिले कबूल था। अलीशा और उसकी वालदा ने ये समझा कि चूँकि उन्होंने अलीशा की बहुत सी फरमाइशें पूरी की हैं, उसे मुख्तलिफ मौक़े पे रकूम भेजी हैं, तब वो पूरी तरह उनकी मुट्ठी में है। जो चाहेंगी मंसूर से मनवा लेंगी। ठीक है कि मंसूर को अपनी मंगेतर से उनसियत और कल्बी लगाव हो गया था, मगर इस मोहब्बत में वो इतने अंधे नहीं हुए थे, ना आँखों से ना अकल से, कि बाकी सब कुछ फरामोश कर देते। मंसूर को उनके ख्यालात और बातें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। ये अंदाज़ा तो उन्हें हो गया था कि ये लोग उनकी डेर ईंट की मस्जिद अलग बनाने के चक्कर में है। अलीशा अब तक मुंह फुलाए बैठी थी। उसने रस्मी माजरत करने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की उस झूठ पर जिसे मंसूर अब धोखा ही दही समझने पर मजबूर हो रहे थे। वो अब संजीदगी से उस गुज़रे 1 साल का तज्जिया कर रहे थे और शिद्दत से महसूस कर रहे थे कि जैसे उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया हो। उन्हें एतबार नहीं हो रहा था कि पहले किस मौके पर उसने क्या झूठ बोलकर उनसे रकम ऐंठी हो और आइंदा भी ये सिलसिला चलता रहे। ये तो तय था कि अलीशा को ना उसकी वालदा को इस गलती का कोई एहसास था। उनके नज़दीक ये एक मामूली सा मजाक था और मंसूर उसे मामूली सा मजाक समझने से इनकारी थे। बहुत सोच विचार के बाद मिलाकर उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर कड़ा कदम उठाने पर और बड़ा फैसला करने पर अमल कर ही लिया। अगरचे उस वक्त दुख हुआ, मगर वो वक्ती था। जिस्म के किसी हिस्से में कोई मामूली सी फांस भी थी। फांस भी घुस जाए तो निकलते वक्त तकलीफ़ होती है, मगर फिर बाद में आराम आ जाता है। मंसूर का एतबार ख़त्म हो चुका था अलीशा पर और उन्हें यही मुनासिब लगा कि इस मामले और रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। फिर उसकी अलहदा घर की ज़िद, ये भी मंसूर के लिए काबिल कबूल था, नाकाबिल अमल। रिश्तों को टूटना होता है तो वो जुड़ते ही क्यों हैं? बिछड़ना होता है तो वो लोग मिलते ही क्यों हैं? सर के नीचे हाथ रखकर चुत लेटे हुए मंसूर ने आंखें खोल दी। शायद उसी का नाम किस्मत है। वक्त तब्दील हो जाता है, हालात अफराद तब्दील हो जाते हैं, कितना कुछ बदल जाता है, हत्ता कि वो मकामात भी जहाँ आप रहते हैं। अपनी ऊँट पे टांग सोचों में भटकते हुए उन्होंने कमरे का जायज़ा लिया, जो पहले के मुकाबले में अक्सर तब्दील हो चुका था। इक्का दुक्का लटके जाले और कहीं कहीं दीवारों, दरवाजे, खिड़की पर जमी धूल मिट्टी सब गायब थे। 6 माह पहले ही तो रंगो रोगन हुआ था। ज़रा सी सफाई से कमरा चमक गया। बेड की चादर और तकिए का गुलाब साफ सुथरे थे। अलमारी के खानों में कपड़े तरीके से रखे हुए थे। कॉर्नर्स पर उसकी फ्रेमशुदा तस्वीर और मसनूई नए फूलों का गुलदान रखा था। बेड की 2 कुर्सियाँ और एक छोटी सी मेज़ एक कोने में सेट हो गए थे। मंसूर उठकर खिड़की में खड़े हो गए। ऊपर की मंजिल काफ़ी कुशादा थी। उन्होंने अलीशा को आमादा करने की कोशिश की थी कि अपना किचन ऊपर सेट कर ले, वो शादी से पहले बनवा देंगे, मगर वो उस पर भी राज़ी ना हुई। खिड़की में खड़े होकर नीचे सहन में देखते हुए उन्हें एक लम्हे को अलीशा का ख्याल आया। अगले ही लम्हे उन्होंने ये ख्याल जहन से झटक दिया। नीचे सहन का नक्शा तो वही था, मगर हुलिया बिल्कुल बदल चुका था। क्यारियाँ साफ सुथरी थीं, कोनों में पड़े कबाड़ के ढेर गायब थे। 2 पलंग जो कभी या तो खड़े रहते थे या कहीं भी बिछ जाते थे, अब बिल तरतीब एक अमरूद के दरख्त के नीचे और दूसरा नीम के दरख्त के नीचे बिछा था। बड़े बड़े गमले तरतीब से गेट की दीवार के साथ लगे हुए थे। छोटे छोटे गमले सीढ़ियों पर रख दिए गए थे। गेट की दूसरी दीवार के साथ मोटरसाइकिलों की जगह बन गई थी। इतना खुला हवादार कुशादा घर, साया और फल देते दरख्त, खुशबू देते फूल और मोहब्बत बांटते मकीनों को छोड़कर वो कहीं और कैसे घर बसा सकते थे? घर तो अपने लोगों के साथ मिलकर रहने से बनता है, अलग होकर नहीं।
मंसूर को अपने फैसले पर अब कोई पछतावा नहीं था। सहन का जायजा लेते लेते उनकी निगाहें अमरूद के पेड़ के नीचे बिछे पलंग पर टिक गईं। महविश परी के बालों में तेल लगाकर कंघी कर चुकी थी, अब उसकी चुटियां बांध रही थी। परी के चेहरे के जाविये बिगड़ते देखकर मंसूर के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। चुटियां बंधवाकर परी ने अपनी खाला की तरफ रुख करके दोनों कान पकड़े। महविश बेसाख्ता हंस पड़ी। एक मुस्कुराहट, एक हंसी इंसान के चेहरे को कितना बदल देती है। वो बेइख्तियार उस हंसी को देखते चले गए, फिर यकायक खिड़की से हट गई। मुबादा वो आंखें उन्हें यूं खिड़की में खड़ा देख लें, दूसरे की इज्जत के साथ साथ उन्हें अपना वकार भी अजीज था। फ्राइंग पैन में मौजूद तेल गर्म हो गया था। परी ने कटी हुई प्याज, लहसुन और लाल साबित मिर्चें उसमें डाल दी और जल्दी जल्दी हिलाने लगी। जरा सी देर में चटाक पटाक की आवाज़ों के साथ वो सुर्ख होने लगी। बस अब जल्दी से इन्हें दाल में डाल दो, महविश ने हिदायत दी। परी ने फटाफट फ्राइंग पैन खड़ी मसूर की पतीली में झोंका और ढक्कन बंद कर दिया ताकि भगार की महक दाल में बस जाए। अब दस्तरखान लगाना था। चटनी और सैलेड तैयार थे। महविश फ्रिज से रात का बचा सालन निकाल रही थी। ये भी गर्म कर लो, खा लेंगे सब। बोटियाँ और सालन खा लेंगे, लौकी ऐसे ही छोड़ देंगे जैसे रात में किया था। परी ने सालन फ्राइंग पैन में पलटा। ये बड़ी मुसीबत है, सब्जियां किसी की भी हलक से नीचे नहीं उतरती। अच्छा खैर, ऐसा करो, लौकी के सारे टुकड़े निकाल कर अलग रख दो। परी ने महविश की हिदायत के मुताबिक लौकी, दही, ज़ीरा, हरी मिर्च, पुदीना, लहसुन और नमक सब मिलाकर ग्राइंड कर लिया। अब ये रायता सब खा लेंगे, इसमें ज़रा सा ज़ीरे का बघार लगा दो। अमूमी घरानों की तरह यहाँ भी सारे बच्चे बाशमूल परी साहिबा सब्जियाँ खाने में नखरे दिखाते थे, मगर महविश किसी न किसी तरीके से सबको सब्जियाँ खिला ही देती थी। कभी रायता बनाकर, कभी सब्जियों के कबाब या पुलाव बनाकर, कभी सैलड और मैकरोनी के साथ। अब घर में दाल और गोश्त के अलावा सब्जियाँ भी बाकायदगी से पक रही थीं। आज तो अम्मी जान की याद ताज़ा हो गई। हम दोनों भाई भी सब्जियाँ खाने में मुँह बनाते थे। वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना बनाकर हमें खिला ही देती थीं। खसूसन लौकी, कद्दू, कहती थीं ये सब्जियां ठंडक पहुंचाती हैं, दिमाग के लिए भी बहुत मुफीद हैं। मंसूर अपने भाईजान के साथ चाय पीते हुए पुरानी यादें और बातें दोहरा रहे थे। ये दोनों भाइयों का महबूब मशगला था। खसूसन छुट्टी के दिन अपने बचपन, लड़कपन और वालदैन की दूर की बातें करते रहते थे। कभी कभार भाभी जान भी उसमें शरीक हो जाती। बर्तन और दस्तरखान समेट कर परी जल्दी से कमरे की तरफ भागी। कहाँ चली मोहतरमा, ये बर्तन धोकर ठिकाने रखो, जल्दी करो, शाबाश। महविश ने उसे पकड़ लिया। खाला, ड्रामा शुरू होने वाला है, वो मिनमिनाई। अभी 10 मिनट है, इतनी देर में धुल जाएंगे बर्तन, फटाफट हाथ चलाओ। महविश बचा हुआ खाना फ्रिज में रख रही थी। बाद में कर लूँगी ना खाला, प्लीज़। बिल्कुल नहीं, कल की तरह बात भी कभी नहीं आती। महविश ने इनकार में सर हिलाया। आप भी ना बिल्कुल हिटलर हैं। परी सिंह के पास खड़ी हो गई। अच्छा, क्या हिटलर अपनी भांजी को अमूरे खानादारी सिखाता था? महविश के साथ साथ परी की भी हंसी निकल गई। जैसे ही वो नहाने घुसी, मोबाइल बजना शुरू हो गया। जब तक वो वापस आई, दर्जनों मिस कॉल्स आ चुकी थीं। महविश ने मोबाइल चेक किया, यकीनन ये सादी था। क्या हुआ, इतने फ़ोन खड़का दिए? महविश ने उसे कॉल की। हम आ रहे हैं, गाड़ी स्टेशन पर पहुंचने ही वाली है, सादी ने छोड़ते ही कहा। खैरियत, यूँ अचानक? वो चौंकी। हाँ बस अचानक ही प्रोग्राम बन गया। अच्छा, आप संभाल लीजिएगा सब। जल्दी जल्दी बोलते हुए सादी ने खुदा हाफिज़ कहा और लाइन काट दी। मेहमान आ गए थे, भैया, भाभी और सादी। महविश हैरान थी। पहले तो सादी ने बताया था कि 2 हफ्ते बाद आने का प्रोग्राम है, मगर फिर थोड़ी देर बाद बातों बातों में भाभी ने अचानक आने की वजह बताई, तो ये अकदा भी हल हो गया। महविश के लिए रिश्ता बताया किसी ने। वो लोग अगले हफ्ते देखने आएंगे। इफ्तिखार, महविश और बच्चे कल वापस चले जाएंगे। मैं सादी के साथ 2-4 दिन में जाऊँगी। इतने अरसे में आई हूँ, सोचा 2-4 दिन तो रुक ही जाऊँ, भाभी ने समोसा खाते हुए बताया। क्यों नहीं भाभी, आपका अपना घर है, हफ्ता भर रुके, हमें तो खुशी होगी, आपा ने बड़े खलूस से कहा। अब क्या होगा पुप्पो? सादी लस्सी का ग्लास पकड़े पकड़े बोला। महविश के पास आया। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आप तो चली जाएंगी, परी संभाल लेगी सब कुछ। सादी की अपनी फिक्रें थी जो उसे खाए जा रही थी। इतना परेशान मत हो सादी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। महविश ने मुस्कुराकर उसे तसल्ली दी। अगले रोज़ महविश ने अपने भाई और उनके दोनों बच्चों के हमरा रवानगी इख्तियार की। पीछे घर में सब घर वाले थे, मेहमान थे और सादी था अपने धड़कते दिल के साथ। शुमई किस्मत, रात में आपा बाथरूम में फिसल कर गिर पड़ी। शुक्र है कि हड्डी तो महफूज रही, मगर पैर में मोच आ गई थी। उनकी नकलो हरकत महदूद होकर रह गई। किचन का इन्हिसार मुकम्मल तौर पर परी पर आ गया। घर की सफाई सुथराई के लिए तो लाइबा की अम्मी ने अपनी मासी से कह दिया था। वो अगले रोज़ से आने लगी, मगर वो मोहतरमा जल्दी जल्दी सारे कमरों, बरामदे और सहन की झाड़ू लगाती और ये जा वो जा
डस्टिंग का कहा तो 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारकर उस जिम्मेदारी से भी सुबकदोश हो जाती। परी को किचन से ही फुर्सत नहीं थी कि वो सफाई सुथराई का ध्यान रखती। वो सुबह का नाश्ता बनाती, सब ड्यूटी पर चले जाते, फिर वो अपना अम्मी, सादी और ममानी का नाश्ता बनाती। आज भी उसने अंडे फ्राई किए तो सेंके केक रस निकाले, चाय बनने को रखी और नाश्ता मेज़ पर सजा दिया। आज पराठे ही बना लेती। 2 दिन से स्लाइस और अंडे खिला रही हो। मेरी अम्मी रोज़ाना डबल रोटी नहीं खाती। सादी ने चुपके से सरगोशी की। अच्छा, कल बना दूंगी। परी ने हामी भरी, सबके लिए चाय निकाली और चाय का पहला घूंट पी कर ही सबसे पहले अम्मी बोली, आय हाय परी, चाय तो 4 लोगों के लिए बनाई और चीनी 8 अफराद की डाल दी। ओह सॉरी अम्मी, सॉरी ममानी, लाएं ये वापस दे दें, मैं दूसरी बना देती हूँ। परी बेचारी शर्मिंदा हो गई। कोई बात नहीं, तुम आराम से नाश्ता करो, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं, यही पी लेंगे। सादी की अम्मी ने मुरव्वत निभाई, मगर सादी ना जाने क्यों जज्बस हो रहा था। पहले तो अच्छी खासी चाय बनाती थी, अब पता नहीं क्या हो गया। रात के खाने में कोफ्ते बनाए थे, डोंगा लाकर दस्तरखान पर रखा तो सादी ने दर्ज दीदा नज़रों से डोंगे का जायज़ा लिया। सालन देखने में तो खुश रंग था, खुशबू भी अच्छी आ रही थी। हनी ने सबसे पहले जल्दी से कोफ्ता तोड़कर हस्बे आदत रूखा खाया और चीखा, कैसे हो रहे हैं ये, बिल्कुल फीके, नमक नहीं डाला क्या? डाला है ना, ग्रेवी में डाला है। परी ने एतमाद से जवाब दिया, मगर ये तो बिल्कुल फीका है। उसने थोड़ा सा कोफ्ता और कुतर लिया, उसमें नमक नहीं है। वैसे तो बाकी सारे मसाले डाले थे, खसखस, चने, गरम मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्चें, मगर नमक डालना भूल गई। कोई बात नहीं, मेरी बेटी ने पका लिए, यही बहुत है, कोफ्ता सालन में तोड़ के खा लो। अब्बू ने बेटी की हिमायत की। सादी ने चुपके से अपनी अम्मी की तरफ देखा, वो खामोशी से खाना खा रही थीं। उनके चेहरे से तासुरात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। या अल्लाह, मेरी नैया तूफ़ान में है, अब आप ही उसे किनारे लगा दें। सादी ने दिल ही दिल में दुआ की। मासी से कपड़े तो धुलवा लिए थे, अब वो 2 दिन से सूख रहे थे। अम्मी के लिए चलना फिरना दोपहर था। लड़कों से कहा तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। परी हस्बे मामूल भूल ही गई थी कि कपड़े उतारने भी हैं। फिर याद आया तो सारे कपड़ों का गट्ठर बनाकर एक तरफ रख दिया। सादी कुछ गड़बड़ाया हुआ सा था, कुछ परेशान सा था, कुछ दुखी भी था। खुदा जाने उस मासूम बेचारी सी मोहब्बत का क्या अंजाम हो। उसने तपाई के ऊपर और मेज़ के नीचे से प्लेट, ग्लास और मग उठाए। इधर उधर देखा, अम्मी की आवाज़ कमरे के अंदर से आ रही थी। सादी वो छोटे बर्तन किचन में रखा था। अरे आपने क्यों जहमत की सादी भाई, मैं ले आती बर्तन। एक तो ये लड़के बिना जगह जगह बर्तन छोड़ देते हैं। परी हंडिया भूनने में मगन थी। करीब ही कटी हुई भिंडियों का प्याला रखा था। तुम मुझे भाई मत कहा करो, अच्छा नहीं लगता मुझे। तो फिर क्या कहा करूं? वो बदस्तूर हंडिया में चम्मच हिला रही थी। नाम लिया करो, जैसे सब लेते हैं। डांट पड़वाएंगे अम्मी अब्बू से। वो मुबहिम सा मुस्कुराई। सादी ने एक नज़र उसे देखा। साफ शिफाफ चेहरे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे, जिन्हें वो थोड़ी थोड़ी देर बाद साफ कर रही थी। आप गर्मी में क्यों खड़े हैं यहाँ, कोई काम है क्या? तुमसे एक बात कहनी थी। सादी ने मौका गनीमत जानकर साज़े दिल और रागे मोहब्बत छेड़ना शुरू किया। जी कहिए। परी ने भिंडियाँ हंडिया में डाली। उसकी सारी तवज्जो अपनी हंडिया की तरफ थी। कम से कम आज तो खाने में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, रोज़ की तरह कल तो ममानी चली जाएंगी, वो दिल ही दिल में सोच रही थी। अब वो मुझे कुछ कहना था, दरअसल मैं सादी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे, कैसे कहे। सोचा तो बहुत कुछ था, मगर अब मौका मिला तो हलक खुश्क होने लगा। दिमाग से सारे ख्यालात उड़नछू हो गए। लाख हिम्मत मुजतमा की, मगर हाले दिल कहते हुए ज़ुबान लड़खड़ा रही थी। सादी, अम्मी उसे आवाज़ दे रही थी। वो तेज़ी से बाहर निकला। जी। टिकट करवा लिए थे तुमने? मंसूर चाचू लेते हुए आएंगे शाम में, उन्होंने कह दिया था। सादी ने उन्हें इत्मीनान दिलाया। उधर बड़ी फुप्पो के पास सायरा आंटी आई हुई थी। उन्होंने रिश्ते करवाने का नया नया काम शुरू किया था। मंसूर चाचू के लिए लड़कियां, बल्कि लड़कियों की तस्वीरें दिखा रही थीं। फुप्पो को तो सारी ही लड़कियां अच्छी लग रही थीं, लिहाजा फैसला मंसूर चाचू की मर्जी और नजर इंतखाब पर छोड़ दिया था। आज शाम रवानगी थी। परी ने दोपहर के खाने में मटन पुलाव और शामी कबाब बनाए थे, सैलेड, रायता और मीठे में फिरनी, और शुक्र है आज का खाना बगैर किसी खामी के ठीक ठाक बना था। घर पहुंचने के 2 रोज़ बाद महविश को देखने मेहमान आ गए थे। उन्हें लड़की अच्छी लगी। उन्होंने अपने घर आने की दावत दी। भैया भाभी को बज़ाहिर तो वो लोग ठीक ही लगे। उन्होंने अगले इतवार वहाँ जाने का फ़ैसला कर लिया। सादी मियाँ क्या करना है? अब्बू जान अम्मी से मुखातिब थे। वो दोनों ड्राइंग रूम में बैठे बात कर रहे थे कि अपना नाम सुनकर सादी बाहर ही ठटक गया। करना क्या है? परवीन, बड़ी फुप्पो से बात करते हैं परी के लिए, आपके बेटे की मर्ज़ी भी वही है। सादी को अम्मी का लहजा ज़रा संजीदा लगा। सादी ने बस चंद लम्हे ही सोचा, फिर अंदर चला गया।
आओ साहबजादे, तुम्हारी ही बात हो रही थी। अब्बू खुशगवार मूड में थे। जी, मैं यही सुनकर अंदर आया हूँ। वो अम्मी के करीब आकर नीचे कारपेट पर बैठ गया। अम्मी, आप सिर्फ मेरी मर्ज़ी और खुशी की परवाह ना करें। आपकी मर्ज़ी और खुशी मेरे लिए अहम है। मैं जानता हूँ कि आप जैसी सुघर बहू के ख्वाब देखती हैं, परी वैसी नहीं है। आप जैसा चाहें वैसा ही करें। सादी सख्त जज्बाती हो रहा था। अम्मी ने हैरत से पहले उसे देखा, फिर मुस्कुरा दी। आजकल के लड़कों की कोई गल सीधी नहीं है। कहाँ तो पहले इसके बगैर ज़िंदगी अंधेर थी, अब मेरी मर्ज़ी पर छोड़ दिया। इतने बहादुर ना बनो जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं। रही बात परी की, तो जो लड़कियां काम करना चाहती हैं, घरदारी का शौक़ रखती हैं, वो शादी के बाद भी सीख लेती हैं। परी सुगर ना हो, बाअदब है, तमीज़दार है और ज़िम्मेदारी का एहसास रखती है। इतना काफ़ी है। बाकी जो कुछ रह गया यहाँ आकर सीख लेगी। अम्मी ने उसके सर पर प्यार से चपत लगाई। उफ़, ये अम्मियाँ इतनी अच्छी क्यों होती हैं। सादी मज़ीद जज्बाती हो गया और शाम में जब वो महविश के सर हो रहा था कि वो बड़ी पुप्पो को फ़ोन करके परी से उसकी बात करवाएं, तो अचानक ही बड़ी पुप्पो, उनके शोहर, परी और हनी घर चले आए। उनकी सिर्फ आमद ही सरप्राइज़ न थी, बल्कि एक अदद सरप्राइज़ वो अपने साथ भी लाए थे। रात में महविश और मंसूर के रिश्ते की बात की थी। खुशी के मारे उनकी बाँछें खिली हुई थीं। आय हाय, बताओ ज़रा, हमारी अकल में ना आई। ये बात ठीक ही तो कह रहा था मंसूर। ऐसी लड़की हो जो घर में सबके साथ घुल मिलकर रह ले। उसी ने महविश का नाम लिया। मैंने फ़ौरन हामी भर ली। इससे अच्छी बात क्या होगी, मेरी बहन मेरे ही घर में आ जाए। बड़े अपनी बातों में और मुस्तकबिल के लाहा अमल में के बारे में बातें कर रहे थे। परी, हनी और सादी उन्हें शरारती निगाहों से देख रहे थे। तंग आकर वो उठ ही गई, मगर परी पीछे पीछे उनके कमरे तक आ गई। बताया नहीं आपने, आप हमारी चाची बनने में खुश हैं या नहीं? बाद में बताऊंगी। महविश की मुस्कुराहट बड़ी दिलकश थी। बाद और कल तो कभी आती ही नहीं, आप ही का कॉल है। बताऊं अभी? महविश खड़ी हुई। अभी रुक जाएं, मैं थोड़ी देर में आकर सुनती हूँ। परी को खाला के इरादे खतरनाक लगे। वो कमरे से भाग निकली। सीढ़ियों पर साथी से टकराव हो गया। परी, एक बात बताऊं तुम्हें। साथी से अपनी खुशी संभालना और हज़म करना मुश्किल हो रहा था। खाला को मंसूर चाचू ले जाएंगे और तुम्हें हम अपने घर ले आएंगे। परी की पलकें झुक गईं, रंग गुलाबी होने लगा। तुम जानती नहीं हो तुम कितनी अच्छी लगती हो मुझे। मैं जानती हूँ। रेलिंग के सहारे टिकी परीशा ने अपना आंचल संभाला। तुम कैसे जानती हो? मैंने बहुत कोशिश की, मगर आज तक कुछ कह नहीं सका। सादी हैरान था। हर बात कहने की नहीं होती, कुछ बातें हम लड़कियां खुद भी समझ जाती हैं। परी की मुस्कुराहट बड़ी शर्मीली थी। तुम समझती थी सब कुछ, जानती थी मेरी फीलिंग्स, फिर भी हर वक्त सादी भाई की रट लगा कर रखती थी। सादी की बेयकीन आवाज़ में शिकवा सिमट आया। वो तो बस यूं ही आपको तंग करने के लिए। परी अब हंस रही थी और वह हंसते हंसते उससे ज़रा पलकें उठाकर सादी की तरफ देखा, जिसको गुस्सा आते आते कहीं उड़न छू हो गया और परी के साथ साथ अब वो खुद भी हंस रहा था। ख़त्म शुत। आई होप आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा, आप लोगों को मज़ा आया होगा। शॉर्ट सी स्टोरी थी, मज़े की थी। चलिए जी, अपने रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड ड्रॉप अ क्यूट कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रब राखा।